डायग्राम समझ में आ रहा है जेल और बैंड का? तो समझ खा रहा हूँ, ये वर्टिकल भी होता है, दिस कुड बी वर्टिकल टू, मतलब ये आपके ऐसे भी ट्रांसफर किए जाते हैं लाइक दिस। मैं इससे भी बता दूंगा, डोंट वरी। डायग्राम समझ में आ रहा है जेल और बैंड का? तो समझ अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर की तरफ जो है मैंने क्या रखा है, ऊपर की तरफ हमेशा देखिए हम कैपिलरी एक्शन के साथ इलेक्ट्रोब्लॉटिंग जोड़ रहे हैं। हमें कैपिलरी जोड़ना है तो हमेशा कैपिलरी एक्शन के लिए जेल नीचे होगा। हमेशा ध्यान रखिए अगर कैपिलरी एक्शन है तो उसमें जेल नीचे होगा, तभी तो नीचे के ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ऊपर की तरफ जो है वो मेम्ब्रेन होगा, कोई भी मेम्ब्रेन हो सकता है, एनी मेम्ब्रेन। जैसा मैंने 3 मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे लिस्ट किया था। जेल के पास कुछ बैंड्स होंगे ना, राइट? यहाँ पे कुछ ऐसे बैंड्स होंगे, मैं 2 बैंड्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जेल नीचे, शीट ऊपर, जी बिल्कुल। अब ये जनरल कैपिलरी मैकेनिज्म से भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जनरल कैपिलरी मैकेनिज्म से भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो प्रोसेस को हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद योर इलेक्ट्रोब्लॉटिंग। उस इलेक्ट्रोब्लॉटिंग के लिए हम ऊपर की तरफ जो है क्या जोड़ देते हैं, ऊपर की तरफ जो है एक प्लस जोड़ देते हैं, प्लस बोले तो एनोड, और नीचे की तरफ जोड़ देते हैं माइनस, दैट इज कैथोड। क्यों जोड़ दिया? अब देखो कैथोड आपने किया, ये एक्चुअली में डीएनए है, डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्जेस, ये एक्चुअली में डीएनए है, तो नेगेटिव चार्जेस है, इनसे क्या होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज इनको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर दिया, है ना? हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर दिया, एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कैथोड एंड इलेक्ट्रोड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अब क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इन द सेम डायरेक्शन जैसे कैपिलरी लग रहा था, इधर की तरफ लगेगा। और जैसे ये बैंड जो है तेजी से जाएंगे, इधर ये रिपल करेगा और इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन यही होगा। और दो फोर्सेज ऊपर की तरफ लगने लगे, कैपिलरी तो लग ही रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, तो बहुत तेजी से अल्ट्रा फास्ट तरीके से ऊपर जाएगा। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। यहाँ पे जो है कैपिलरी को हमने क्या किया है, कैपिलरी प्लस इलेक्ट्रिक ट्रांसफर को डबल किया। कई सारे महान लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक करना है, इलेक्ट्रो ब्लॉकिंग उसको बोलते हैं। कहेंगे कि नहीं हमें सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रो ब्लॉकिंग करना भैया, हम क्यों करें, बाकी हमें कैपिलरी से नहीं लेना देना, हमें सिर्फ इलेक्ट्रो ट्रांसफर। तो उसमें हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। जब तक आप हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल जेल्स रखे हुए जेल के ऊपर मेम्ब्रेन, तब तक ठीक है, ये बॉटम और अप की कहानी है ना? लेकिन अगर ये साइड बाय साइड हो गए, एक आपका जेल हो गया और एक आपका मेम्ब्रेन हो गया, मतलब अब ये कैपिलरी तो खत्म। अब कैपिलरी खत्म तो यानी कि हमें जेल के साइड पे नेगेटिव रखना पड़ेगा। क्यों जेल के साइड पे हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा? क्योंकि उधर ही हमारा प्रोटीन या डीएनए होगा। अगर मेरे पास प्रोटीन है, एसडीएस पेज करते हैं तो प्रोटीन पे भी तो आपका डीएनए हो या प्रोटीन हो, उस पे भी तो नेगेटिव चार्ज होता है ना एसडीएस पेज में। ड्यू टू द एसडीएस हमें यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज मिलता है प्रोटीन पे, तो पूरा का पूरा प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। सो नेगेटिव यानी कि हम कैथोड की तरफ जो है जेल रखेंगे, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कैथोड की तरफ ही आपका जेल होता है, जिधर कैथोड उधर ही जेल, सो दैट रिपल्सन हो। एंड जिधर मेम्ब्रेन होता है उधर की तरफ आपका एनोड होना चाहिए, द एनोड शुड बी ऑन द मेम्ब्रेन साइड। Okay, so now this will lead the movement of this particular protein bands from this particular gel to the membrane by the electric transfer. यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया क्या? इलेक्ट्रिक ट्रांसफर एज वेल एज कैपिलरी ट्रांसफर, और वो दोनों को मर्ज करके यही आपके ट्रांसफर मैकेनिज्म। इस तरीके से हम बैंड्स को, हम यहाँ पे जो है ट्रांसफर, ये प्लॉटिंग यही है, हम बैंड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। याद रहे कि बैंड्स ट्रांसफर हो रहा है और कुछ नहीं ट्रांसफर हो रहा है। बैंड्स बोले तो या तो डीएनए या तो प्रोटीन, मतलब जो सैंपल है वो ट्रांसफर, वो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, दैट काइंड ऑफ केस। जेल अपनी जगह पे, जेल भैया कैसे ट्रांसफर होगा, जेल को ट्रांसफर करेगा, प्रोटीन है या डीएनए है यहाँ पे, वो ट्रांसफर। गॉट इट? कभी कभी पूरा जरूरी नहीं कि जितने थिकनेस है, जितना फ्रेगमेंट यहाँ पे सबका सब ट्रांसफर हो, ये हमेशा समझना। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ये ट्रांसफर होगा, तो कुछ ट्रांसफर होंगे, थोड़े सैंपल्स होंगे, सारे नहीं कि जेल से उठ के पूरा का पूरा आ गया जेल में खत्म, ऐसा नहीं। ट्रांसफर होगा तो सम अमाउंट ट्रांसफर होगा। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर ये चीज? ट्रांसफर कर लिया आपने। अब मेम्ब्रेन पे जो है आपने उस पर्टिकुलरली सैंपल लिया है, अब मेम्ब्रेन के सरफेस पे वो पर्टिकुलर होगा, क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है। मैं दिखा ऐसे रहा हूं लेकिन एक्चुअली इट इज अ सरफेस फिनोमेना। एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे सरफेस फिनोमेना हो रहा है, यहां से इस पे ट्रांसफर हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे कि कलर होता है या कोई भी चीज सरफेस पे कलर, कोई भी कलर्ड वाटर गिरा हुआ है, आप हैंकी रखोगे तो वो कलर आपके हैंकी पे एब्जॉर्ब हो जाता है, नीचे भी रहता है और आपके हैंकी, वही कहानी है कि वो पूरा का पूरा आपके हैंकी पे एब्जॉर्ब हो गया, जैसे एक जगह से दूसरे वो सरफेस पे आ गया। अब उसी पे हमें जो है अपना प्रोबिंग करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है। सो नाउ अब इसके बाद जैसे ही आपके पास ये कंडीशंस अपीयर हुआ, यू हैव द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन काफी थिन होते हैं, तो मैं इतना थिक ना बना के मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं। ऐसा बहुत टैलेंटेड है आप लोग। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है, जेल थिक होता है, हमेशा याद रखना। मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन कितना थिक होता है भाई, कैसी बात कर रहे हो? छी 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 छी। ठीक है, ये हमारा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, जेल से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है ना। यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए सैंपल्स होंगे, मैं भी डीएनए को ही लेके चल रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे डीएनए को लेके चल रहा हूँ, इस तरीके से कंडीशन है। फिलहाल के लिए जो है इसको एक और चीज लेके चलते हैं। यहाँ पे ये रहा, ये मेरे पास वही नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है जिसके नीचे जो है कुछ इस तरीके से जल रहा होगा और ट्रांसफर हुआ होगा, है ना? ये ट्रांसफर करने की कहानी जो है आपको दिखाने की कोशिश करूँ, राइट? ट्रांसफर हो गया यहाँ से। अब ये आपने इसको यहाँ से उठा लिया, अब उठाने के बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस आप इसको डीनेचर भी करेंगे, और डीनेचर करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जीनोम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, क्योंकि प्रोबीन आपको डबल स्ट्रैंडेड में हो नहीं रही है। जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, अगर डबल स्ट्रैंडेड तो आपको डीनेचर करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे जो है हम इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस वन। अब इसके बाद इस डीएनए पे आप जो है प्रोबिंग करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रोब बाइंड करे और कलर प्रोड्यूस करे, हो सकता है कि प्रोब यहाँ पे बाइंड करे और कलर प्रोड्यूस करे, और हो सकता है कि प्रोब यहाँ पे बाइंड करे कॉम्प्लीमेंट्री और कलर, बाकी जगह पे प्रोब जो है वो बाइंड नहीं करे। तो जब आप इसको विजुलाइज करेंगे इनटू द ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी पे जब हम इसको विजुलाइज करेंगे तो आपके पास कुछ ही बैंड जो आप प्रोबिंग वाले होंगे वही नजर आएंगे और बाकी नजर नहीं आएंगे। ये 3 बैंड से एक एक यहाँ पे नजर आ रहा है और एक इधर नजर आ रहा है, बाकी के बैंड्स नजर नहीं आ रहे। यही आपका बोल देंगे कि ये मेरे सिग्निफिकेंट है जिसको हम देखना चाहते थे। यही आपका बेसिक सा प्रो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज
द हाइब्रिडेशन मैकेनिज्म। मेरे को क्लास में 2-3 लोग हैं तो काफी उछलते हुए नजर आ रहे हैं। डीनेचर कैसे करेंगे मेम्ब्रेन पर? हाँ, थोड़ा लिख के ठोक दीजिएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पेशेंस करके क्लास में बैठा करिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए तो शायद आसानी होगी आपको समझने में भी और मुझे समझाने में भी। काफी दिनों से देख रहा हूँ आप काफी ज्यादा परेशान रहती हैं। 1 सेकंड में 1 स्टेटमेंट पे आपका क्वेश्चन आ जाता है ना? इंटरव्यू सेशन चल रहा तो बता दीजिए, मैं आपको इंटरव्यू अपना दे देता हूँ, उसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, उसको क्लास को इंटरव्यू सेशन बना देते भाई, बोलने दो, यहाँ पे एक्सप्लेन करो। बायोलॉजी पढ़ो, भी लाइफ साइंस, वो भी सीएसआईआर, सब पीएचडी के लिए। एक टॉपिक पे कम से कम हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाते हैं, उस टॉपिक पे एक लाइन पे क्वेश्चन आ रहा होता है। पहले समझ लो, बहुत ब्रॉड चीज पढ़ रहे हो, उसको कनेक्ट करना सीखो। साइंस पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हो कि फॉर्मूला लगाया काम खत्म। विजुअलाइजेशन काम करता है। इसीलिए पता है लाइफ साइंस आप लोगों को हमेशा परेशान करती है, क्योंकि लाइफ साइंस को कभी आपने उतनी तवज्जो दी ही नहीं। ये सबसे एडवांस फील्ड है, मैथमेटिक्स सबसे ओल्ड है, मैथमेटिक्स से फिजिक्स, फिजिक्स से जो है फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से डिराइव है बायोलॉजी, और बायोलॉजी सबसे टॉप पे। इसको समझने के लिए बहुत प्रो लेवल का लॉजिक चाहिए, लेकिन लॉजिक कहाँ है? अपन लोग तो सिर्फ फैक्ट्स याद करते हैं फिलहाल के लिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमने बेसिक तरीके से क्या किया। ब्लॉटिंग करी, अपने जेल में रन किया, रन करने के बाद ब्लॉटिंग करी, ब्लॉटिंग करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको हाइब्रिडाइज करा दिया। डिनेचर करने के लिए मैंने एक टर्म यूज किया था, अगर आपने सुना होगा कि जनरली जो है डिनेचुरेशन ऑफ द सैंपल्स डन बाय द हीट डिनेचुरेशन, ये स्टेटमेंट यूज किया था मैंने, लेकिन सुना नहीं होगा क्योंकि फोकस नहीं है कि, और नहीं भी सुना होगा तो कॉमन सेंस भी यूज किया जाता है, क्योंकि हमने बायोकेमिस्ट्री में डिनेचुरेशन आपको पढ़ा रखा है कि डिनेचुरेशन के कौन-कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं, कैसे आप डीएनए को डिनेचर कर सकते हैं या प्रोटीन को डिनेचर कर सकते हैं। हमने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, यूनिट 1 में। क्यों पढ़ेंगे हम, क्यों रिवाइज करेंगे? ये तो यूनिट नंबर 13 चल रहा है, राइट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हीट डिनेचुरेशन करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये टॉपिक या ये चीज मैं आगे स्लाइड में बताने वाला था, जहां पे एक बार फिर से ये प्रोसेस आता है, बट ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है ना? फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 42 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी आप देंगे तो वहां पे जो है ये डिनेचर हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, और इनका प्रॉपर्टी डिनेचर नहीं होती, सिर्फ स्ट्रक्चर डिनेचर होते हैं, ताकि आप इनको हाइब्रिडाइज कर सकें। आगे बढ़े हम। ओके, फैंटास्टिक। ब्लॉटिंग इज ऑफ 4 टाइप्स, सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वैसे तो सदर्न जो नाम रखा गया था वो साइंटिस्ट के बेसिस पे रखा गया था, लेकिन उसके बाद जिन्होंने नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न ढूंढा, उनको लगा कि ये साइंटिस्ट नहीं है, या उन्होंने गेम खेला या मजे ले लिए सदर्न के। उन्होंने कहा ये सदर्न में साउथ आ रहा है तो हम नॉर्दर्न जोड़ देते हैं, नॉर्थ करके अर्न जोड़ेंगे। सदर्न इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, नॉर्दर्न कोई नेम नहीं है, वेस्टर्न कोई नेम नहीं है, ईस्टर्न इन्होंने गेम खेल दिया डायरेक्शन के हिसाब से। सदर्न जो है वो डीएनए के लिए था, तो इन्होंने कहा हम आरएनए के लिए डिस्कवर किया तो हम नॉर्दर्न बोल देते हैं। और फिर जो जिसने वेस्टर्न के लिए कहा वो सदर्न नॉर्दर्न हो चुका, तो काम मैं प्रोटीन के लिए वेस्टर्न बोल देता हूं। और उसके बाद जिसने पीटीएम के लिए कहा कि ये तीनों हो चुका तो मैं ईस्टर्न बोल देता हूं। ऐसे बाकी के 3 नाम डिसाइड हुए। ठीक है ना? बाकी का पहला नाम ऐसा नहीं था, वो तो रिस्पेक्ट के बेसिस पे सदर्न ब्लॉटिंग बोला जाता था। अब इसी चीज के, इसी दिशा को ही मैं यूज करूंगा आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है? सदर्न, साउथ मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण में आता है डी, डी मतलब डीएनए। साउथ मतलब डीएनए, दक्षिण डीएनए होता है डी। नॉर्दर्न उत्तर से आर, आर मतलब आरएनए। वेस्टर्न पश्चिम, पश्चिम से पी, पी से आपके प्रोटीन। ईस्टर्न पूरब, पो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा अगर ध्यान रखना, डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं अगर आप चाहें तो मैंने उनके जिस तरीके से नाम बोला उसी पे मैंने एप्लीकेशन भी, ये मैंने अपना दिमाग लगा के जोड़ दिया। ठीक है, नाम रखने का तरीका उनका था, तो उसी ट्रिक को हम अपने एप्लीकेशन के लिए जोड़ सकते हैं। नाउ सदर्न ब्लॉटिंग सबसे शुरू करते हैं। सभी में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशंस में थोड़ी-थोड़ी चीजें अलग होती चली जाएंगी, ध्यान रखना। इसको हमारे डिस्कवर करने वाले, डेवलप करने वाले थे ईएम सदर्न इन द 1975। सदर्न ब्लॉटिंग में जो है हम ट्रांसफर करते हैं अपने इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन पे, एंड आफ्टर दैट प्रोब का हाइब्रिडेशन कराते हैं। हाइब्रिडेशन में अभी मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक प्रोब होगा और वो सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट से जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा और हम एक स्पेसिफिक डीएनए को डिटेक्ट कर लेंगे। यही आपका सदर्न ब्लॉटिंग। ट्रांसफर के तौर पे यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रांसफर यूज किया जाता है, इसको इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। स्पॉन्ज है, बीच में कुछ फिल्टर पेपर है, ये है जेल, जेल के ऊपर बैंड है, ये ड्यू टू द नेगेटिव रिपेल करेगा तो इसको इधर की तरफ भेजेगा और ये कंडीशन पास। ठीक है ना? याद है डीएनए के लिए जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो नाइट्रोसेलुलोज होता है, आरएनए के लिए जो यूज करते हैं वो नायलॉन होता है, और प्रोटीन के लिए जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो पीपीडीएफ होता है। ठीक है? अब मोस्टली बोला गया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप नायलॉन जो है डीएनए के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जनरली कॉमनली यूज किया जाता है कि डीएनए के लिए कौन सा है, आरएनए के लिए कौन सा है, प्रोटीन के लिए, उसका भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया। ठीक है? सो व्हाट इज द प्रोसेस? वेरी सिंपल प्रोसेस। आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपके पास आरएनए और डीएनए है, सिंपल प्रोसेस है। आपने उसको लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, उसको माइग्रेट किया कहां पे, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन पे फ्रॉम द जेल। अब उस ट्रांसफर करने के बाद इस जेल फिल्टर मेम्ब्रेन को आप इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे विद प्रोब। हाइब्रिडाइज करने के बाद रिमूव करिए अनबाउंड प्रोब को वॉश करके, और फिर इसको एक्स-रे फिल्टर के साथ देखिए ऑटो रेडियोग्राम में, जो जो बैंड आपको मिलेंगे वही आपके हाइब्रिडाइज प्रोब मिल जाएंगे। दैट्स द केस सदर्न ब्लॉटिंग। जो आरएफएलपी आप करते हैं, जो इतने भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, उन सभी केसेस में जो है इसका काफी यूज होता है। ठीक है ना? ऑटो रेडियोग्राम्स मतलब जितने भी बैंड्स आप विजुअलाइज करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन मैपिंग करते हैं, उनमें सदर्न ब्लॉटिंग ही तो करते हैं। आप फ्रैगमेंट को कैसे पता करते हैं कि ये एलील है कि नहीं, उसके लिए आपको ये करना पड़ता है। यू कैन यूज इट। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इट इज यूज्ड टू स्टडी द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्यों बोला मैंने? क्योंकि आरएनए एक जीन एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है। कोई भी डीएनए जब एक्सप्रेस करता है तभी जो है आरएनए बनता है। तो हम जीन एक्सप्रेशन के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी यूज कर सकते हैं। ये एमआरएनए के आइसोलेशन या एमआरएनए के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। नॉर्दर्न ब्लॉट टेक्निक वाज डेवलप्ड इन 1977 बाय द जेम्स एल्विन एंड डेविड केम्प, बट द टेक्निक गॉट द नेम ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ दिस प्रोसेस ड्यू टू द सदर्न ब्लॉटिंग। अभी लोग इतने इंटेलिजेंट थे, सोचो टेक्निक डेवलप कर दिया, बट नाम सिमिलरिटी के बेसिस पे कैसे रखे हुए हैं आप जान लीजिए। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन दीस टू टेक्निक्स कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है इट्स ओनली अबाउट आरएनए, सिर्फ आरएनए के लिए, डीएनए के लिए नहीं है। यहाँ पे आरएनए सैंपल्स को हम सेपरेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं और प्रोब करते हैं, उसको प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करेंगे, कर लेंगे। सिंपल वही प्रोसेस है। दिस इज योर सैंपल। आरएनए का एक्सट्रैक्शन करिए, करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करिए, उस इलेक्ट्रोफोरेसिस को आपने फिर क्या किया, ट्रांसफर कर दिया आरएनए मेम्ब्रेन पे, बेसिकली नायलॉन मेम्ब्रेन। इस नायलॉन मेम्ब्रेन को आप लेबल्ड प्रोब से हाइब्रिडाइज करिए, जहां जहां पे हाइब्रिडेशन होगा एक्स-रे फिल्म पे विजुअलाइज कर लीजिए। दैट्स द प्रोसेस। आरएनए एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन के बाद नॉर्दर्न ट्रांसफर, देन उसके बाद प्रोब हाइब्रिडाइजेशन एंड द विजुअलाइजेशन। ये है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी ऐसे ही है, कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ सैंपल बदल जाएगा। वहां पे कौन सा सैंपल हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा प्रोटीन, और मेम्ब्रेन कौन सा हो जाएगा? पीवीडीएफ। ठीक है? तो अगर जरा समझने की कोशिश किया जाए तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज आल्सो वेरी सिंपल। वेस्टर्न ब्लॉटिंग है क्या? द टर्म वेस्टर्न ब्लॉट वाज गिवन बाय द नील ब्रुनेट 1981।
Although the method itself originated in 1979 in the laboratory of Harry Taubin at a Friedrich Michel Institute of Switzerland. इसी इंस्टीट्यूट में जो है इन्होंने डेवलप किया था, बट जो टर्म यूज किया गया था वो इन्होंने किया द प्रोटीन इम्यूनोब्लॉटिंग के नाम से भी जाना जाता है। हम इसको इम्यूनोब्लॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है डीएनए आरएनए के लिए, तो डीएनए और आरएनए का प्रोब यूज हो जा रहा था, लेकिन प्रोटीन के लिए प्रोटीन चाहिए, और एक प्रोटीन को सब एंटीबॉडी से स्पेसिफिक कोई और रिकॉग्नाइज कर नहीं सकता, तो हम प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, हाइब्रिडाइज करने के लिए, पता करने के लिए एंटीबॉडी का यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है इम्यूनोब्लॉटिंग के नाम से जाना जाता है। डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ गिवन सैंपल, हमारे सैंपल में कोई स्पेसिफिक प्रोटीन है कि नहीं है उसको डिटेक्ट करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग बहुत कॉमनली यूज किया जाता है आज के डेज में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोटीन डिटेक्ट करना है तो पहले आप अपने प्रोटीन को एसडीएस पेज से रन करिए, और रन करने के बाद जो है उसको प्रोटीन को डिनेचर, जल्दी डिनेचर हो ही जाता है क्योंकि एसडीएस पेज यूज करें, बीटा मैक्रोइथेनॉल यूज करिए तो वैसे प्रोटीन डिनेचर हो जाएगा आपका, ठीक है। सो उसको आप ट्रांसफर करिए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, और फिर जो है एंटीबॉडी से लेबल्ड जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको लेके हाइब्रिडाइज करा दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में वो डीएनए आरएनए नहीं, यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होता है वो प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद रहे क्योंकि एंटीबॉडी भी प्रोटीन है और आपका सैंपल भी प्रोटीन है, सो दिस इज द प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। प्रोटीन और प्रोटीन आपस में हाइब्रिडाइज करके चेक करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो आपका प्रोटीन सैंपल है उसको आप किस मेम्ब्रेन पे, इवन नाइट्रोसेलुलोज पे या मोस्टली पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पे जो है ट्रांसफर करते हैं। अब इसके बाद आप इसको स्ट्रेन करते हैं विद एंटीबॉडीज व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रोब। यहाँ पे जो प्रोब है वो एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी जो है एंजाइम लिंक्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में घूम रहा है। एंटीबॉडी को बाइंड करके पता कैसे करेगा? एलाइजा में भी तो हम एंटीबॉडी को पता करवाने के लिए एंजाइम लिंक यूज करते थे, तो यहाँ पे भी जो एंटीबॉडीज है वो एंजाइम लिंक्ड होना चाहिए ताकि हम कोई सबस्ट्रेट दें और वो कलर प्रोड्यूस करके हमें बता दे। सो वी यूज एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी सो दैट लोकेशन और इंटेंसिटी हमें बता देगा कि कौन सा जीन है, कहाँ है और उसका एक्सप्रेशन कितना है। ये इतना सेंसिटिव टेक्निक है कि अगर आपके पर्टिकुलरली सैंपल में 1 नैनोग्राम भी प्रोटीन होगा ना, पता चल जाएगा। वेरी हाई सेंसिटिविटी बिकॉज़ ऑफ इम्यूनो सेल्स। इम्यून सेल्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो 1 नैनोग्राम प्रोटीन लेवल तक भी इसको सेंस कर सकते हैं। ये बेसिक सा स्टेप्स दिया गया है कि सबसे पहले आप एक्सट्रैक्शन करिए सेलुलर प्रोटीन्स का, फिर क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं आप उन पे, क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, मेम्ब्रेन को ब्लॉक करेंगे बाय द बीएसए ब्रोमाइन सीरम एल्बुमिन, यू नो दैट। फिर आप डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी से, सेकेंडरी एंटीबॉडीज फिर सिग्नल को जो है वो आप क्वांटिफाई करते हैं। ये प्रोसीजर है, बेसिक स्टेप्स है किस तरीके से काम करता है। वो प्रोसीजर यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू। व्हाट इज इट, लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लोड एंड सेपरेट द प्रोटीन सैंपल ऑनटू द एसडीएस पेज। आपने एसडीएस पेज पे सैंपल लोड किया और प्रोटीन को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे प्रोटीन को, इलेक्ट्रोफोरेटिकली ट्रांसफर करते हैं क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा जिद्दी होता है, इतनी आसानी से मूव नहीं करता, तो उसको इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड से जो ट्रांसफर करते हैं। जेल और मेम्ब्रेन, जेल हमेशा नेगेटिव साइड कैथोड की साइड, और मेम्ब्रेन हमेशा पॉजिटिव एनोड की साइड, तभी ये नेगेटिव प्रोटीन जेल से मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो होते हैं ब्लॉक द मेम्ब्रेन विद न्यूट्रल प्रोटीन, जैसे हम एलाइजा में भी ब्लॉकिंग करते थे, यहाँ पे भी जो मेम्ब्रेन होता है उसको ब्लॉक करते हैं। क्यों मेम्ब्रेन न्यूट्रल प्रोटीन से ब्लॉक करते हैं? ताकि कोई और प्रोटीन आके बाइंड ना कर जाए, या हमारा एंटीबॉडी कहीं और जाके जो है अटैच ना होने लगे। सो फॉर अनबाइंडेड, वहां पे भी वही काम करते थे हम, ब्लॉक करते थे सर्फेसेस को, यहाँ पे भी करते हैं अनबाउंड सर्फेसेस को, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जो अनबाउंड सर्फेसेस है मेम्ब्रेन को, हमको क्या करेंगे, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर देने के बाद इसमें बीएसए या मिल्क एसिड यूज करते हैं। बीएसए इज योर बोवाइन सीरम एल्बुमिन, और मिल्क एसिड जो कि कैसीन प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है। अब आपने सिर्फ स्पेसिफिक बैंड को छोड़ा है जहां पे एंटीबॉडी बाइंड कर सकता है, तो आप इंक्यूबेट करिए मेम्ब्रेन को विद प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द टारगेट प्रोटीन। प्राइमरी एंटीबॉडी आपने टारगेट प्रोटीन के लिए दे दिया, वो जहां जहां टारगेट प्रोटीन होगा वहां वहां जाके बाइंड कर लेगा, एंड देन आपने फिर इंक्यूबेट किया योर सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एचआरपी लेबल्ड है। एचआरपी बोले तो हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेजेस। ये हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेजेस जो है येलो कलर का प्रोडक्ट कन्वर्ट करते हैं। दिस पर्टिकुलरली हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेजेस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द कलर। ये जो है आप इंक्यूबेट करिए ब्लॉट को केमी ल्यूमिनेसेंस में, जहां जहां पे होंगे वो आपको कलर प्रोड्यूस करेगा विद द सबस्ट्रेट। गॉट द पॉइंट? तो बाकी कहानी तो एलाइजा जैसा है, यहाँ तक की कहानी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग। यहाँ पे प्रोब जो है वो अलग कर दिया आपने, मेम्ब्रेन जो है वो अलग कर दिया। मेम्ब्रेन अलग किया, नाइट्रोसेलुलोजेस या पीवीडीएफ, मोस्टली पीवीडीएफ, एंड प्रोब यहाँ पे कोई डीएनए आरएनए नहीं, प्रोब यहाँ पे एंटीबॉडीज है। आपका प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी दोनों यूज कर सकते हैं, जिसमें लेबलिंग जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी से करें, या आप प्राइमरी एंटीबॉडी को भी लेबल कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा सेकेंडरी एंटीबॉडी लेबल करना है। आपके पास एंटीबॉडी की अवेलेबिलिटी कम है, आप प्राइमरी एंटीबॉडी को ही लेबल कर दीजिए, आप उसके साथ काम कर लीजिए, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं आएगा आपके पास। बट हाँ, सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करके स्पेसिफिसिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे आपके पास प्रोटीन सैंपल होगा, इस प्रोटीन सैंपल जो है किसी भी एंटीबॉडी के फैब रीजन से बाइंड करेगा। हमने प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐसा डिजाइन किया है कि आपका इसका फैब रीजन स्पेसिफिक है उस प्रोटीन के लिए, और यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन हाइब्रिडेशन हुआ। अब इस प्राइमरी एंटीबॉडी का एफसी रीजन जो है वो इंटरैक्ट करेगा आपके फैब रीजन ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी, जिसको भी हमने एचआरपी से लेबल किया, या ल्यूसीफेरिन से, या एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस से, या अदर प्रोटीन से जो मैंने आपको बताए हुए थे। अब ये जैसे एचआरपी जो है येलो कलर का प्रोडक्ट जो है वो विजुअलाइज कर सकता है, या ल्यूसीफेरिन लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द कंडीशन विद योर वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्लियर है? ग्रेट। एनी डाउट नाउ? कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं ब्रो। अच्छा, इनमें से ये चीज समझ में आ रही कौन किसके लिए यूज हो रहा है? सदर्न डीएनए के लिए, नॉर्दर्न आरएनए के लिए, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए है, और जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में आपका नॉर्दर्न और वेस्टर्न दोनों हो सकते हैं। याद है ये चीज हमेशा कि अगर आपसे पूछा जाए कि हम इनमें से कौन सी टेक्निक जीन एक्सप्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन में आपके दोनों यूज होंगे, क्योंकि आरएनए भी जीन एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है और प्रोटीन भी। तो फॉर जीन एक्सप्रेशन हम नॉर्दर्न भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज हम जो है वो आपका वेस्टर्न भी यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास कोई एक वायरल जीनोम है, ठीक है ना, उसका जीनोम आरएनए है, उसकी एनालिसिस करनी हो तो अब देखिए मेरे पास कोई वायरल है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है जिसका जीनोम जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है आरएनए, और अगर वायरल जीनोम का आरएनए जीनोम है तो फॉर दिस वन हम नॉर्दर्न करेंगे, है ना, क्योंकि इसका जीनोम आरएनए है। साथ में अगर हमें पीसीआर की बात करें तो कौन सा ऐसा पीसीआर जो इस जीनोम के लिए हो जाएगा, वो होगा आपका आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे टेक्निक्स आते हैं, आपको हमेशा कौन से सैंपल है उसके बेसिस पे आपको टेक्निक ध्यान रखना है। सीएसआईआर पूछता रहता है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। फिलहाल के लिए एक और टेक्निक बची हुई है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वैसे तो ज्यादा पूछा नहीं गया है, बट फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं बताएगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग एनालाइज द प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। अब आपने ट्रांसलेशन में पीटीएम पढ़ा हुआ था, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, ऐसे मॉडिफिकेशन जो ट्रांसलेशन के बाद होते हैं, जिसमें कि कई सारे मॉडिफिकेशंस आपके आते हैं, ठीक है ना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं।
मोस्टली इनका ज्यादातर यूज जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो एपिटोप्स होते हैं, जो एपिटोप्स कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं उनके लिए, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स, आई रिपीट, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स को भी आप इसको ईस्टर्न मॉडिफिकेशन से पता कर सकते हैं। ईस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये कुछ नहीं है, ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो आपने देखा उसी का बस एक्सटेंशन है। आप अपने प्रोटीन को जो पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड है कि नहीं है उसको आप क्या करिए, पहले एसडीएस पेज पे रन करिए, फिर उसको पीवीडीएफ या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करिए, जैसे हम अभी वेस्टर्न ब्लॉटिंग में कर रहे थे। अब इसके बाद आपको एक ऐसा प्रोब यूज करना है, एक ऐसी एंटीबॉडी, और खासकर वैसे पर्टिकुलर कंडीशंस में जिसको हम लेक्टिन बाइंडिंग एंटीबॉडी। लेक्टिन एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कि क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लिंक्ड होता है। तो हमें अगर लेक्टिन ब्लॉटिंग करनी है तो लेक्टिन बाइंडिंग एंटीबॉडी यूज करिए ताकि लेक्टिन एपिटोप्स को डिटेक्ट कर सके। तो जिस तरीके का हमें एपिटोप को डिटेक्ट करना है वैसी एंटीबॉडी हम यूज करेंगे। तो उसका फैब रीजन मैंने यहाँ पे बताया था, फैब रीजन ये आपको स्पेसिफिक करना है किस चीज को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं। क्या ये ग्लाइकोसाइलेशन को करना चाहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को करना चाहते हैं, या सिर्फ प्रोटीन को करना चाहते हैं। उसके बेसिस पे इस फैब रीजन को आप ही तो डिजाइन करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को करेगा कौन? यू हैव टू डिजाइन, यू हैव टू सिंथेसाइज दिस प्रोटीन एज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसको आप जो है उसी स्पेसिफिसिटी के लिए डिजाइन करवा लीजिए या कर लीजिए और फिर उसको यूज करिए। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं? लॉट्स ऑफ मॉडिफिकेशंस, एसिटाइलेशन, सोमालेशंस, लिपिडेशंस, हाइड्रोक्सिलेशंस, ग्लाइकोसाइलेशंस, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यूबिक्विटिनेशंस, मेथाइलेशंस, फॉस्फोराइलेशंस, ये सभी ईस्टर्न ब्लॉटिंग के अंतर्गत हम डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रोटीन में फॉस्फोराइलेशन हुआ है कि यूबिक्विटिनेशन हुआ है कि ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है, ओएच जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ये हम पता कर सकते हैं। सिंपल, आप पहले एसडीएस पेज से रन करिए, उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करिए, फिर उसके लिए प्राइमरी एंटीबॉडी यूज करिए, फिर उसके लिए जो है वॉश करके सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करिए और वहां पे आप कलर दे दीजिए और डिटेक्ट कर लीजिए। दैट्स द सिंपल प्रोसीजर फॉर ईस्टर्न ब्लॉटिंग। कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे आपको लिस्टेड आउट है। राइटिंग से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, जल्दी में लिखा गया कंटेंट है तो मतलब इग्नोर मारिएगा पुअर राइटिंग के लिए। सैंपल डिटेक्टर जो है वो डीएनए और आरएनए करता है, सदर्न ब्लॉटिंग। नदर्न ब्लॉटिंग सिर्फ आरएनए करता है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है सिर्फ प्रोटीन करता है। ईस्टर्न ब्लॉटिंग पीटीएम करता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसमें एग्रोज जेल होता है, नदर्न में एग्रोज प्लस एसीएचओ होता है, वेस्टर्न में एसडीएस पेज और ईस्टर्न में भी एसडीएस पेज। इनमें ट्रांसफर कैपिलरी ट्रांसफर्स होते हैं बेसिकली, इनमें जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसफर्स होते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न में। प्रोब जो डीएनए और आरएनए का यूज करते हैं सदर्न के लिए, नदर्न के लिए सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, वेस्टर्न के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी। एंड यहाँ पे जो है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स एंटीबॉडीज यूज करते हैं, एमबीएल एंटीबॉडी, ठीक है, जो प्राइमरी होता है। विजुअलाइजेशन मेथड यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राम में केमिलुमिनेसेंस होते हैं, सदर्न के लिए सेम इनमें होते हैं, जबकि वेस्टर्न और ईस्टर्न के लिए सिर्फ केमिलुमिनेसेंस यूज कर सकते हैं। जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो आपका नाइट्रोसेलुलोज, इसमें नालोन, इसमें पीवीडीएफ, इसमें भी पीवीडीएफ है, और सारी टेक्निक इन विट्रो है। इन विट्रो मतलब लैब में परफॉर्म करते हैं। क्लियर जनाब? चलिए अब देखने की जरा से कोशिश करिए, आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व करिए। ये ब्रेक ही चल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन मतलब ब्रेक, मेरा, आपका नहीं, आपको तो क्वेश्चन करना है। सो करना, चीटिंग करोगे और क्या कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ देखो। कि इनमें से कौन सा है जो कैन नॉट बी टू द एक्सप्रेशन ऑफ जीन? ठीक है, जब हम जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं, एमआरएनए एज वेल एज प्रोटीन। इसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन, हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग को प्रोटीन के लिए यूज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, मैंने फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, इसको हम आरएनए के लिए यूज कर लेंगे। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए हो जाएगा, ये डीएनए के लिए। डीएनए कैन नॉट बी यूज्ड, डीएनए को हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे चीटिंग बुद्धि काम नहीं आई, घुटने में चली गई। 3 सही लिखा हुआ था, मतलब ये नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। एक ये क्वेश्चन है, अब इसमें ये मिक्सचर ऑफ स्टेटमेंट्स है, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट से मैंने बोला था उसे लर्न करने की कोशिश करिए। नकल में भी अकल चाहिए, यो ब्रो। मेरे को यो ब्रो करने की इतनी आदत हो गई कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। एक दिन मेरे गाइड मुझे ऐसे समझा रहे थे, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करो जल्दी जल्दी, मतलब मैं कहा यो ब्रो। उसके बाद अभी भी पीठ में दर्द हो रहा है ना। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ जोक क्रिएट करने के लिए बनाया गया। चलो हो गया क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है, सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथ मतलब डीएनए और वेस्टर्न मतलब प्रोटीन, ये जो है साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए होगा। बी का फर्स्ट आपके दो ही ऑप्शन में है। अब इसके अलावा जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, मतलब आप जो है घर जा सकते हैं, आप मुंबई नहीं आ सकते, ठीक है ना, आप घर चले जाइए। अब इसके बाद जो है इन दोनों ऑप्शंस में B1 है। अब टैकमैन प्रोब आपको बताया गया कि ये फैम होते हैं, फैम होते हैं, फेम मतलब फ्लोरेसेंट एक्टिव मॉलिक्यूल, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, फ्लोरेसेंट एक्टिव मॉलिक्यूल टैकमैन। तो डी का सेकंड यहाँ पे हो जाएगा आंसर सही। बाकी को रिकर्सिव पीसीआर जो होते हैं वो सिंथेटिक डीएनए के लिए यूज किए जाते हैं। एंड रेस जो होता है, इसका पूरा नाम ही अगर आपको पता हो, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंस, ये एंड डिटरमाइन करने के लिए होते हैं। बात करते हैं फिर यहाँ पे ब्लॉटिंग टेक्निक। नाउ लेट्स कम टू द फिश। ब्रेक क्लियर है? अब ब्रेक क्लियर है तो फिश के ऊपर बात करते हैं। हमने यहाँ पे ब्लॉटिंग सारी पढ़ रखी, अब मैं यहाँ पे फिश और माइक्रो एरे पे मूव करने वाला हूँ। लेट्स सी फिश, माइक्रो एरे एंड द ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कब आया ब्रेक? क्वेश्चन के टाइम पे ब्रेक था ब्रो, ठीक है। फिश जो होता है, ऐसा नाम बार बार आएगा पिछले 45 मिनट तक, तो कृपया करके चावल ना लेके आ जाए। कुछ लोग, जो लोग बंगाल से, वो लोग चावल लेके आ जाएंगे, कहेंगे माछ भात खाबो। नहीं, माछ भात खाबो नहीं होगा यहाँ पे। मैं बंगाल से हूँ, तभी आपकी बहन जो है वो गोल गोल है ना।
और इसी वजह से यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा कोल काटते हैं, कोल काटा करते हैं। अगर कुछ बोलोगे तो ये लोग कहते हैं हॉर, हावड़ा, उड़ी बाबा। चलो, ठीक है। हो गया ब्रेक? सर को कितना मज़ा आता है। भाई साहब मैं अपने मज़े के लिए नहीं करता हूँ, मैं आपके मज़े के लिए करता हूँ। मेरे को जिस चीज़ से मज़ा आता है वो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है? वो जो है सिर्फ़ इंटेलिजेंट लोग समझ पाते हैं, ठीक है? फ्लोरेसेंस इन सितु हाइब्रिडाइजेशन। हो गया ब्रेक? वापस आओगे? समोसा, आपका मौसा जो है ऐसे ही रहेंगे। मौसा जी आप एन्जॉय करिए, ठीक है? यार खाने की बात मत करो, देखो भूख लग जाएगी। अभी थोड़ा समय है। ये टेक्निक भी बहुत आसान है, जो हमने शुरुआत में बात करी, फ्लोरेसेंस इन सितु हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक जो हमने ब्लॉटिंग की टेक्निक देखी थी, वो सारी की सारी एक्स सितु थी। याद है एक्स सितु मतलब आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट। एक्स सितु को ही हम इन विट्रो बोलते हैं। बड़ा ही कमाल का टर्म है। एक्स सितु इज आल्सो नोन एज इन विट्रो। सितु का मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट और विट्रो का मतलब लैब। एक्स का मतलब बाहर, नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर इनसाइड द लैब अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपका एक्स सितु या इन विट्रो टेक्निक एक ही होती है। और दूसरा टर्म आता है इन सितु, मतलब इन नेचुरल एनवायरनमेंट या दूसरे शब्द में बोलते हैं इन वाइवो। तो ये होते हैं आपके नेचुरल। ये दोनों टर्म्स यूज किए जाते हैं फ्रीक्वेंटली।
इंटरचेंजेबल कह सकते हो। इन सिचु का मतलब ये कहीं न कहीं इन वीवो टेक्निक है। इन वीवो मतलब सेल के अंदर ही परफॉर्म किया जाएगा। सेल के बाहर नहीं जाएँगे, हम सेल के अंदर अभी हम डीएनए आइसोलेट कर रहे थे। जेल पे उसको रन कर रहे थे और जेल पे रन करके जो है हम उसको क्या
ये भी लैब में परफॉर्म होगा, याद रहे। फ्लोरेसेंस ऐसा थोड़ी है कि सेल अपने आप सब कर लेगा। करेंगे आप, सेल पे ही करेंगे, लैब में ही करेंगे, लेकिन सेल के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट में करेंगे, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में नहीं। अब यहाँ पे सेल के अंदर ही आप हाइब्रिडेशन कराएंगे, सेल के बाहर आपको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। So, so how आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में नहीं। अब यहाँ पे सेल के अंदर ही आप हाइब्रिडेशन कराएंगे, सेल के बाहर आपको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। सो हाउ, चलिए देखिए, फिश एक तरीके का साइटोजेनेटिक टेक्निक है। साइटो मतलब सेल्स, जेनेटिक मतलब क्रोमोसोमल, जो सेल के अंदर जेनेटिक कंडीशंस क्या, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को पता करता है। फिश एक ऐसी टेक्निक है, फ्लोरेसेंस इन सितु हाइब्रिडेशन, जो कि आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को पता करता है। अब फिश में जो फ्लोरेसेंस है वो एक कलर का भी हो सकता है और मल्टी कलर का भी हो सकता है। अगर एक कलर का फ्लोरेसेंस है तो सिंगल कलर फिश होगा, और अगर मल्टी कलर का फ्लोरेसेंस है तो मल्टी कलर फिश होगा। अगर आपको बहुत सारे जीन को एक साथ आइडेंटिफाई करना है तो आप मल्टी कलर फिश यूज करेंगे। सिंगल कलर फिश अगर आप यूज करेंगे तब आपको सिंगल जीन चाहिए, और अगर आपको मल्टीपल जीन चाहिए तो मल्टी कलर यूज करिए, अलग अलग फ्लोरेसेंस अलग अलग जीन्स के लिए, तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पता करता है ये फिश। आई रिपीट, इट इज अ साइटोजेनेटिक टेक्निक, मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर जो एबनॉर्मलिटीज है उनको पता करेगा। जैसे कि क्रोमोसोम में कोई इंसर्शन तो नहीं हो गया, कोई डिलीशन तो नहीं हो गया, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं होगा, कोई ट्रांसफर्जन, कोई ट्रांसलोकेशन, ऐसे जो चेंजेस हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ये तो नहीं हुआ ना, उसको चेक करने के लिए फिश यूज करते हैं। फिश में पहला काम है फ्लोरेसेंस, जो इमिट करेगा। इन सिचु का मतलब है इन ओरिजिनल स्पेस और ऑन एप्रोप्रिएट लोकेशन। हमारे केस में है कि सेल्स के अंदर ग्लास लाइट पे, लेकिन है सेल के अंदर। हाइब्रिडेशन का मतलब बाइंडिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, ये कहानी है। चलिए देखिए, तो ये पर्टिकुलर टेक्निक्स जो है हम डीएनए को डीनेचर करेंगे, फ्लोरेसेंटली प्रोब को लेबल करेंगे, लेबल करके हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइब्रिडाइज करके जो है हम इनका यूज करते हैं जीन मैपिंग, डिजीज डायग्नोसिस, मेडिसिंस, मेजर डिलीशंस एंड वेरिएशंस के लिए जो है हम काफी यूज करते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक को। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड इन द ईयर ऑफ 1980, 1980 में जो है डेवलप किया गया। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फिश? सी हियर, देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है डीएनए प्रोब, ये है टारगेट सीक्वेंसेस। टारगेट सीक्वेंसेस और डीएनए प्रोब आपने डिजाइन किया। ये डीएनए प्रोब आपके अपने रिस्पेक्ट के हिसाब से डिजाइन है। हम जो भी चीज चेक करना चाहते हैं, जो एबनॉर्मलिटीज चेक करना चाहते हैं, उसके लिए डिजाइन है। इस प्रोब को लेबल करेंगे आप। अभी लेबल नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप इज लेबलिंग ऑफ द प्रोब। लेबल कर दिया आपने, फ्लोरेसेंट लेबल कर दिया। दिस शुड बी सिंगल कलर और मल्टीपल कलर। यहाँ पे देखिए ना, अलग अलग प्रोब्स अलग अलग जगह पे, इनमें सब सेम कलर के दिख रहे हैं, ये अलग कलर के भी हो सकते हैं। मल्टी कलर फिश भी हो सकता है, सिंगल कलर फिश भी हो सकता है। अभी सिंगल कलर की बात कर रहे हैं, तो आपने लेबलिंग कर दी सिंगल कलर और मल्टी कलर। यहाँ पे जो लेबलिंग होती है, इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर सिंगल कलर और मल्टी कलर, रंगीन मिजाज का आदमी। अब सिंगल कलर बोले तो सिर्फ एक कलर, जब आपको किस जीन का एक्सप्रेशन देखना हो, सिंगल जीन का एक्सप्रेशन। और अगर आपके मल्टीपल जीन के एक्सप्रेशन देखना हो तो मल्टीपल जीन के एक्सप्रेशन को चेक करना हो तो तब आप मल्टी कलर फेस यूज कर सकते हैं। मल्टीपल जीन एक्सप्रेशन या उनमें चेंजेस जो है उनको देख सकते हैं। अब आपने प्रोब डिजाइन कर लिया, अब प्रोब के बाद आप डिनेचर करेंगे। डिनेचरेशन दोनों का ही होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो टारगेट है वो भी डबल स्टैंडर्ड है और ये भी डबल स्टैंडर्ड है। अब इस डबल स्टैंडर्ड को आप, इस प्रोब को आप सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे और टारगेट को भी सिंगल स्टैंडर्ड की। फॉर द डिनेचरेशन आई हैव सेट द कंडीशन 42 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। I repeat, 42 degrees centigrade in the presence of formaldehyde. It will help to denature the probe as well as your this particular target sequences. Now this probe and this target sequences is going to hybridize into the cells, and ये hybridization process के लिए जाएंगे।
आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा तो ये पर्टिकुलर प्रोब यहाँ पे हाइब्रिडाइज होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा तभी, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर डन हुआ यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फ्लोरेसेंस शो करेगा, ये फ्लोरेसेंस शो करेगा तो आपको दिख जाएगा, डिटेक्ट कर लेंगे आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से कि कहाँ कहाँ पे जो सेल के अंदर फ्लोरेसेंस हो रहा है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ये प्रोसेस जो है वो बाहर नहीं, वो सेल के अंदर कैरी आउट हो रहा है, याद है, प्रोसेस इज कैरिड आउट इनटू द सेल्स। एक बार फिर से इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। याद है एक टर्म हमने आपको बताया था, निक ट्रांसलेशन, हैव यू रिमेंबर्ड दैट? निक ट्रांसलेशन में हमारे पास कोई भी डीएनए होता था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब को हम लेबल करने के लिए निक ट्रांसलेशन मेथड का यूज करते थे, जिसमें एक नाम यूज होता था, दैट इज योर डीएनएजेस। डीएनएजेस एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियोजेस थे जो स्पेसिफिक जगह से कट करते थे, और उसके बाद जो है हम पॉलीमरेजेस 1 का यूज करते थे, जो कि यहाँ पे क्या करता था, अपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से एक एक न्यूक्लियोटाइड हटाता जाता था और उसके पीछे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेजेस से लेबलिंग जोड़ता चला जाता था। अब हम लेबलिंग के लिए जो यहाँ पे बायोटीन एनटीपी थे या डिग एनटीपी थे, हम वो ऐड ऑन होते चले जाते और अल्टीमेटली मेरा पूरा ये प्रोब लेबल्ड हो गया। क्लियर है? यस, नॉट क्लियर फ्रैगमेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा रखा है आपको निक ट्रांसलेशन मेथड कि कैसे जो हम प्रोबी कैसे लेबलिंग करते हैं। मैं उसको बस यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो निक ट्रांसलेशन से कुछ इस तरीके से लेबलिंग हो गई आपकी प्रोब की, जो हमने अभी डायग्राम यहाँ बताया वही डायग्राम यहाँ भी बताने वाले हैं, बस थोड़ा सा अलग है, जरा समझिएगा। थोड़ा जूमिंग किया हूं मैं, ये मेरा जीन है। अब इस जीन से हम डीएनए से कट किए, रैंडम कट हो गया। रैंडम कट होने के बाद हमने या तो डिग यूटीपी या बायोटीन डी यूटीपी के साथ जो है लेबलिंग कर दी, ये मेरा डबल स्टैंडर्ड प्रोब आ गया। इस मेथड इज नोन एज निक ट्रांसलेशन मेथड, राइट? ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, जो भी बताया, लेबल्ड डबल स्टैंडर्ड प्रोब। इस डबल स्टैंडर्ड प्रोब को जो है आपको डीनेचर करना है सिंगल स्टैंडर्ड में, ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको डीनेचर कर सकते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड प्रोब था अब ये सिंगल स्टैंडर्ड लेबल्ड प्रोब में आ गया। नाउ यू हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड लेबल्ड प्रोब। अब क्या करना है कि आपके पास एक सेल है, ये पूरा का पूरा सेल दिखाई दे रहा है जो एक स्लाइड पे फिक्स्ड है। अब इस सेल को हमने एक स्लाइड पे फिक्स कर रखा है, एक स्लाइड पे ये फिक्स है। उस सेल को हमने क्या किया, उसमें टारगेट डीएनए होगा बीच में। अब इस टारगेट डीएनए को डिनेचरेशन करने के लिए यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड या उसी का एक मॉडिफाइड रिएजेंट फॉर्मामिड बोलते हैं, तो फॉर्मामिड 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे देंगे तो ये क्या करेगा, इस सेल के अंदर जाके उस टारगेट डीएनए को डिनेचर कर देगा। इनसाइड द सेल है, अभी सारा काम इनसाइड द सेल ही चल रहा है, बस हम दिखाने के लिए बाहर आपको दिखा रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो डिनेचर हो गया। सो नाउ प्रोब भी आपका सिंगल स्टैंडर्ड आ गया और आपका टारगेट भी सिंगल स्टैंडर्ड आ गया। अब इसके बाद आप इसको हाइब्रिडाइज करेंगे। दिस प्रोब इज गोइंग टू हाइब्रिडाइज विद दिस पर्टिकुलरली डीएनए। ये हाइब्रिडेशन स्लाइड्स पे ही होगा, जो स्लाइड्स पे हमने सेल को फिक्स किया उसी सेल के अंदर ये प्रोब जाएगा और हाइब्रिडेशन होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी, ये प्रोसेस जो है सेल के अंदर ही हो रहा है, उसी को ये लार्ज करके दिखाया जा रहा है, याद रहे, आई रिपीट, ये बाहर नहीं हो रहा है, सेल के अंदर ही हो रहा है। तो जब हाइब्रिडेशन होगा तो हो जाने के बाद हम इस, अगर मैंने बायोटीन दिया हुआ है तो हम उसके लिए अविडीन देंगे, और अगर हमने डिजॉक्सिन दिया तो हम एंटीबॉडी देंगे। तो इसके लिए जो है अब एक जोड़ीदार तो हमने दिया ही था, अब हमने एंटीबॉडी एंटीडी दे दिया या बायोटीन के लिए हमने अविडीन दे दिया, और इनको जोड़ के रखा था किसके, एक फ्लोरोफोर के साथ। ये जाएंगे जहां पे भी इनका पर्टिकुलरली लेबल्ड पार्टनर मिलेगा, बायोटीन का अविडीन या डिग का एंटीबॉडी, और ये जो फैम मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लोरेसेंट एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस हो गए। इसके बाद आप इसको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो जहां पे फ्लोरेसेंस हो रहा है वो आपको इस तरीके से दिख जाएगा कि ये रहा वो सेल, ये वो रहा लोकेशन जहां पे डिलीशन और डुप्लीकेशन हुआ है, या कोई भी चेंजेस जो भी आप चेक करना चाह रहे हो कि वो चेंजेस साइटोजेनेटिक चेंजेस हुआ। सो दिस इज हाउ द फिश हैपेंस, फ्लोरेसेंस इन सितु हाइब्रिडेशन हो रहा है। फ्लो चार्ट के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जीन को आप निक ट्रांसलेशन से क्या किए, प्रोब को डिजाइन किए और प्रोब को लेबल कर लिया। अल्टीमेटली जो है लेबल आप बायोटीन से कर सकते हैं या डिग से करें, जो भी आपको ठीक लगता है। इस लेबल डबल स्टैंडर्ड प्रोब को आप डिनेचर करते हैं विद 475 डिग्री सेंटीग्रेड और आपने सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब में कन्वर्ट कर दिया। यू हैव सेल, इस सेल को आपने फिक्स किया ऑन टू द स्लाइड, डिनेचर किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मामिड एंड योर 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे आपका सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम आ गया। द सिंगल स्टैंडर्ड लेबल प्रोब एंड सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम इज गोइंग टू हाइब्रिडाइज ओनली इफ देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। और जब ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे आप ऐड करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोब, मतलब जो बायोटीन दिया था तो अविडीन देंगे, डिजॉक्सिन दिया था तो एंटीबॉडी देंगे, तो वो आप उसके बेसिस पे उसको फैम मॉलिक्यूल्स उसके साथ रखे रहेंगे, फैम मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरेसेंस करेगा और आप डिटेक्ट करेंगे। समझ में आ गई किस तरीके से आप इस तरीके काम कर रहे हैं? तो अब आपके पास प्रोब जो है किसी और बेसिस में हो सकते हैं। समझिए ये प्रोब की कांसेप्ट है, प्रोब डिजाइन का ही, कि आप एबनॉर्मलिटीज और नॉर्मलिटीज दोनों के लिए प्रोब डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास जो प्रोब है वो प्रोब नॉर्मल जीन के लिए है कि नॉर्मल जीन के लिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट रखता है कि हमने जो प्रोब डिजाइन किया है वो हम किसके लिए डिजाइन किया। अगर प्रोब नॉर्मल जीन के लिए डिजाइन करेंगे तो ये नॉर्मल सेल में जाएगा और नॉर्मल सेल में हाइब्रिडाइज करेगा जिसमें नॉर्मल जीन होगा, तो ये नॉर्मल जीन नॉर्मल सेल में होगा, तो नॉर्मल सेल से हाइब्रिडाइज करेगा तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस शो करेगा वो नॉर्मल सेल करेगा। अगर आपका प्रोब नॉर्मल के लिए तो मतलब जो फ्लोरेसेंट है वो नॉर्मल कर रहा है, एबनॉर्मल वाला नहीं, क्योंकि ये एबनॉर्मल सेल के साथ हाइब्रिड नहीं करेगा क्योंकि उस जीन में एबनॉर्मलिटीज थी, तो ये प्रोब वहां पे कंप्लीमेंट्री पेयरिंग ही नहीं करेगा, उसमें फ्लोरेसेंस नहीं होगा। तो इन दिस केस इफ यू हैव डिजाइन्ड द प्रोब फॉर नॉर्मल जीन देन नॉर्मल सेल विल गिव द फ्लोरेसेंस। आपको जो फ्लोरेसेंस मिलेगा नॉर्मल सेल्स या नॉर्मल जीन के लिए मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आपने प्रोब एबनॉर्मल जीन के लिए डिजाइन किया तो जो एबनॉर्मल जीन होगा वो एबनॉर्मल सेल में जाके एबनॉर्मल जीन के साथ हाइब्रिडेशन करेगा और नॉर्मल नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब एबनॉर्मल में जाएगा तो एबनॉर्मल सेल फ्लोरेसेंस करेगा या एबनॉर्मल जीन जो है वो फ्लोरेसेंस करेगा, तो यहाँ पे जो है आपको एबनॉर्मल जीन मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन आ गया। जैसे समझिए यहाँ पे वही चीज है, ये एक सीक्वेंसेस है। अब मैंने क्या किया है कि नॉर्मल और नॉर्मल सेल्स इन दिस केस ये प्रोब जो आपने डिजाइन किया वो नॉर्मल के लिए डिजाइन किया। दिस प्रोब इज गोइंग टू हाइब्रिड, इसमें बी का मतलब बायोटीन है। अब ये यहाँ पे जाके पेयर करेगा, नॉर्मल के साथ तो पेयर कर जाएगा, बट जो जहाँ पे ये सेगमेंट डिलीटेड है वहाँ पे प्रोब पेयर नहीं करेगा बिकॉज़ देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। अब जब वॉशिंग करेंगे इसके बाद तो यहाँ पे तो प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किया था तो वॉशिंग से हटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोब ऐसे घूम रहा होगा, वॉशिंग के टाइम पे हट जाएगा बिकॉज़ वो नॉन बाइंडेड है, वॉश आउट हो जाएगा। अब उसके बाद बायोटीन के बाद जब आप अविडीन देंगे फैम मॉलिक्यूल के साथ तो यहाँ पे फ्लोरेसेंस मिलेगा बट इसमें नहीं मिलेगा। सो यू कैन डिटेक्ट द एबनॉर्मलिटीज। आप जो है इवन कैंसरस सेल्स में भी जो मल्टीपल जीन्स में जो चेंजेस है ना, साइटोलॉजिकल जो चेंजेस है आप पता कर सकते हैं। मैं अगर कैंसर सेल आप चाहते हैं कि डिलीशन हुआ है कैंसर में और चेक करना चाहते हैं कि कौन कहाँ पे डिलीशन है, तो यहीं पे बता सकते हैं कि ये जो जीन है। अब देखिए इसको काउंटर अटैक कैसे करेंगे, अब एबनॉर्मल में नहीं किया, नॉर्मल में किया, मतलब यही जीन जो है वो डिलीटेड है एबनॉर्मलिटीज में, तभी तो ये प्रोब यहाँ पे नहीं तो बाइंड करता ना, यहाँ पे भी करता है यहाँ पे भी करता है, तो मतलब ठीक है। एबनॉर्मल में नहीं किया मतलब यही वाला जीन जो है वो एबनॉर्मल में डिफेक्टेड है, डिलीटेड है, राइट। सो इस तरीके से आप जो है प्रेजेंस और एब्सेंस या कोई भी चेंजेस जैसे डिलीशंस, इन्वर्जन्स, इंसर्शंस उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है एक कलर के लिए, अगर आप अलग अलग प्रोब यूज करते हैं अलग अलग सैंपल के लिए। सो दिस इज नोन एज मल्टी कलर फिश। सैंपल 1 सैंपल 2 के लिए आपने किसी को बायोटीन के साथ जिसमें फ्लोरिक फैम मॉलिक्यूल जो आपने यूज किया रेड यूज कर लिया, है ना।
किसी में येलो फैम मॉलिक्यूल, किसी में ग्रीन है, किसी में पर्पल, क्योंकि फ्लोरेसेंट है, किसी कलर के हो सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट आपके मल्टीपल सैंपल्स, मल्टीपल प्रोब्स है, ये जाएंगे मल्टीपल जगह पे जो है जुड़ेंगे जीनोम में, और मल्टीपल सोर्सेज से जुड़ने के बाद ये क्या करेंगे, मल्टीपल जीन में जहां जहां पे चेंजेस है वो सब बता सकते हैं। क्योंकि कैंसर जीन एक्सप्रेशंस में आपको जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे चेंज हो, है ना। कैंसर जीन में जो जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे चेंज हो, वहां पे जो है कई सारे जीन्स में हो सकते हैं। कैसे पता करेंगे, एक ही एक्सपेरिमेंट पे आप मल्टीपल फिर प्रोब्स यूज करेंगे, और मल्टीपल प्रोब को अलग अलग प्रोब को अलग अलग कलर देंगे, ये तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा जीन कहां पे बाइंड है, क्योंकि सभी एक ही जैसे दिखने लगेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। अब समझिए, जैसे टेस्ट क्रिकेट होता है, सभी व्हाइट कलर पहन के खेलते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन था कि कौन प्लेयर खड़ा है, ठीक है। लेकिन जब इंडिया टीम और पाकिस्तान की टीम खेल रही होती है वनडे में या टी20 में, तो हमें पता है ये ग्रीन कलर वाला पाकिस्तान का, ब्लू कलर वाला इंडिया का, हमें चेहरा देख के बिना भी बता सकते हैं आसानी से। सो कलर डिफरेंशिएट करता है ना। वही चीज यहाँ पे कि जब हम अलग अलग कलर रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि अच्छा ये वाला जो जीन सीक्वेंस है वो यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, हमें वो चीज पता चले, राइट। सो दिस इज नोन एज मल्टी कलर फिश, और ये मल्टी कलर आसानी से आप फ्लोरेसेंट एक्टिव मॉलिक्यूल से यूज कर सकते हैं। टिल हियर एनी डाउट? सर फिश सिर्फ नोन डिजीजेस पे यूज कर सकते हैं? भाई साहब कहाँ थे जब मैं अननोन के लिए बताया था? तो ये क्या बताया था इतनी बड़ी स्लाइड में? आप नोन के लिए करो, अननोन के लिए करो, साइटो लेवल, साइटोजेनेटिक लेवल पे चेंजेस है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिजीज में कहाँ चेंज है वो पता नहीं, तो आप नॉर्मल के लिए प्रोब डिजाइन करो। आप तुक्का मारो कि मैं इस जीन पे टारगेट कर रहा हूँ, ये जीन मुझे नॉर्मल लग रहे हैं या इसकी वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, उस जीन के लिए प्रोब डिजाइन करो, नॉर्मल नॉर्मल में हाइब्रिडाइज करो, दोनों में से दोनों में हो गया तो मतलब उस जीन में दिक्कत नहीं है, और नहीं हुआ तो मतलब उसी जीन में प्रॉब्लम है, जो इसका कंपैरिजन मैंने यहाँ बताया। ये क्या था? वही तो था। आपको इसमें प्रोब किसके बनाए थे? नॉर्मल के लिए। इसका मतलब है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं कि है कि नहीं है, ये तो चेक करना चाह रहे हैं कि वही वाला जीन एबनॉर्मल में गया है कि कोई और गया। और किसी को कोई समस्या? Now the next technique is known as DNA microarray. It is a very good technique, very cute too. DNA माइक्रोएरे को कई लोग जो है बायोचिप या डीएनए चिप एनालिसिस भी बोलते हैं, और इसमें कई सारे लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं, और ये कंफ्यूजन उनका हमेशा जिंदगी में बरकरार रहता है। अभी मैं क्लास में 3 बार बोलूंगा, फिर भी ये क्वेश्चन में गलतियां करेंगे। सीएसआईआर में नहीं, इसी क्लास में भी क्वेश्चन दूंगा तो गलतियां करेंगे, क्योंकि फोकस नहीं रहता। जैसे बोलता रहता हूं मैं, सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर ध्यान नहीं रहता तो समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा हूं मैं। अगर कैपिटल CHIP ऐसे लिखा है, इसमें सिर्फ सी जो स्टार्टिंग सी है वो कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में है, ऐसे चिप जो होते हैं वो डीएनए माइक्रोएरे को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक चिप आता है कैपिटल CH कैपिटल IP, कैपिटल CH स्मॉल h एंड कैपिटल IP। यहाँ पे कैपिटल IP है और यहाँ पे स्मॉल IP है। जब कैपिटल IP हो तो उसका मतलब वो ये चिप नहीं है, वो क्रोमेटीन, उसमें से CH का मतलब क्रोमेटीन, फिर इम्यूनो, फिर प्रेसिपिटेशन, ये है उस चिप का मतलब। लेकिन इसका नहीं है, इसका मतलब है नॉर्मल चिप। जैसे छोटे छोटे चिप्स होते हैं मोबाइल में, से छोटा सा पहले आता था मेमोरी कार्ड चिप टाइप का, हम बोलते थे है क्या चिप रखे हो, है ना। आज के टाइम पे पेन ड्राइव, डेटा इतना सारा आ गया। पहले के टाइम पे छोटे छोटे चिप से ही चलता था, हम लेके जाते थे, गाना भरवा के लेके आते थे। कुमार सानू का जो है चिप भर दो, SD कार्ड जिसको आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोग जो है हार्डी संधू और क्या बोलते हैं उसको, गुरु रंधावा की जनरेशन के हैं। जो लोग हमारे जनरेशन के हैं वो लोग समझते हैं कि कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण कितने चलते थे, ठीक है। आप लोग कंकड़ के जमाने के, बट ठीक है। फिलहाल के लिए चिप एक तरीके का जो है सॉलिड मटेरियल होता है, नैनो चिप जैसा छोटा सा एकदम, और उसी पे हम क्या करते हैं, डीएनए को फिक्स करते हैं। हमारा जो माइक्रो एरे था या हमारा जो फिश था, ये इन वीवो टेक्निक था, इन सीचू था, उसके नाम नहीं था। फिश जो मैंने बताया वो कैसा था, इन सीचू था। लेकिन डीएनए माइक्रो एरे इन सीचू नहीं है, इन विट्रो है, मतलब एक्स सीचू है। डीएनए माइक्रो एरे इज कॉमनली नोन एज डीएनए चिप और बायो चिप, इज अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पॉट्स अटैच्ड टू अ सॉलिड सरफेस। एक सॉलिड सरफेस पे हम अटैच करते हैं। डीएनए माइक्रो एरे मेजर द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ लार्ज जीन साइमल्टेनियसली इन द मल्टीपल रीजंस ऑफ जीनोम। जैसे फिश भी मल्टीपल रीजंस को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन साइटोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज के लिए ज्यादातर इसमें जो है एब्नॉर्मलिटीज हम डिटेक्ट करते हैं, एक्सप्रेशंस डिटेक्ट नहीं कर पाते। जो फिश है उसमें एक्सप्रेशंस नहीं हो पा रहा था। इसमें क्या होता है, ज्यादातर हम साइटोजेनेटिक टेक्निक मतलब एब्नॉर्मलिटीज ही करते थे। इसी का एक मॉडिफिकेशन है ट्रांसक्रिप्टोम, फिश का ही मैं बात करूंगा, वो एक्सप्रेशन करता है। ये ज्यादातर एक्सप्रेशन नहीं करता, ये ज्यादातर साइटोजेनेटिक मतलब इवन कैंसर सेल्स में भी आपको क्या करेगा, एक्सप्रेशन नहीं बताएगा, जो चेंजेस है वो बताएगा क्रोमोसोम में, चेंजेस इन क्रोमोसोम rather than एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है आरएनए, प्रोटीन, इनकी बात करना, और खासकर आरएनए लेवल पे। तो यहाँ पे डीएनए माइक्रोएरे में जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन लेवल की बात की जा रही है, ठीक है ना। ये जो है डीएनए प्रोब्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, और ये हाइब्रिडाइज करते हैं cDNA या cRNA को, और उसके बाद जो है सेंस करते हैं विद फ्लोरोफोर्स या सिल्वर और केमिकल लेबल्ड मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे डीएनए न्यूक्लिक एसिड को एक एरे के फॉर्म में अरेंज करते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 9 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर चिप। 9 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर का चिप होता है, जिसमें डीएनए को सीक्वेंसली जो है वो आपको अरेंज किया जाता है। दिस टेक्निक वाज पब्लिश्ड इन 1981 बाय द पैट्रिक ओब्रान। अब एरे क्या होता है? एरे इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने क्या किया, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट किया। 9 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर का ऐसे आपके पास एक चिप है, इसमें हमारे पास ह्यूमन जीनोम है। इस ह्यूमन जीनोम में 1 से लेके 1000, फिर 1000 से 2000, फिर 3000, फिर 4000, ऐसे करके सेगमेंट्स को हमने 1000 सेगमेंट्स को सीक्वेंसली अरेंज किया। जैसे 1 से लेके 1000, फिर 1000, 1 से 2000, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट का एक बेनिफिट है, कल को जब प्रोब हाइब्रिडाइज करेगा तो बहुत आसानी से हम लोकेट कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि हर एक फ्रेगमेंट 1000 बेस पेयर का है, तो मेरे को इस लाइन में 1 से लेके 10000 तक है, इसमें 10000 से 20000 और 20000 से 30000 है। चलिए ह्यूमन जीनोम में 30000 के आसपास जीन्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं। इवन हम उसको और भी 50000 मतलब जितना भी बेस पेयर हम सभी को हाइब्रिडाइज कर सकते हैं इसमें। तो हमने क्या किया, हाइब्रिडाइज कर लिया। अब मुझे पता है कि अगर यहाँ ऊपर से फोर्थ लाइन में हाइब्रिडाइज कर रहा है, तो मतलब हम काउंट करेंगे 1 से 1000, 1000 से 2000, 3000, यानी 3 से 4000 के बीच में जीन है। तो पूरे जीनोम में हम 3 से 4000 वाला सेगमेंट उठा लेंगे, मतलब ये जो डीएनए सेगमेंट है वो ये वाला है, यही जीन है जो एक्सप्रेस कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट कि व्हाई दिस इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, क्यों इसको माइक्रो एरे बोलते हैं। हम डीएनए माइक्रो एरे को जब आइडेंटिफाई करेंगे तो डीएनए का अरेंजमेंट ऑन अ माइक्रो चिप, एक माइक्रो चिप पे, और एरे का मतलब है सीक्वेंशियल, सीक्वेंस वाइज करना है। सो डीएनए आर सीक्वेंशियली अरेंज्ड ऑन अ चिप दैट इज नोन एज डीएनए चिप और नोन एज बायो चिप। ये आपका इन द केस ऑफ फिश हम पूरे सेल को ही फिक्स कर दे रहे थे, ना फिर सेल को फिक्स नहीं कर रहे, सेल से डीएनए ले रहे हैं,
है ना। इन द फिक्स हम क्या करते हैं, पूरे सेल को स्लाइड पे फिक्स करते थे, ग्लास स्लाइड पे। यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस है, मेटालिक सरफेस होता है ये, और इस मेटालिक सरफेस पे हम सेल से डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, और इस डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंसली फिक्स कर रहे हैं इसके छोटे-छोटे टुकड़े को, सो दैट हम किस लोकेशन का जीन एक्सप्रेस कर रहा है हमें पता कर सकें। इसके लिए प्रोब सीडीएनए, आरएनए हो सकते हैं। अब आपको बेसिक सीक्वेंसेस तो पता ही है, बेसिक चीजें तो आपको पता है कि जब भी हम डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हम जो है डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से जो बनाएंगे सीडीएनए। आपका हमेशा सीडीएनए टेम्पलेट से मिलता-जुलता होता है, सीडीएनए टेम्पलेट से। और यहाँ पे जो आपके पास ये पर्टिकुलरली दोनों स्ट्रैंड जो है हम हाइब्रिडाइज किए हुए हैं, तो ये पर्टिकुलर केस आसानी से इसके साथ जुड़ सकता है। आप आरएनए को कभी भी सीधे हाइब्रिडाइज नहीं करते। क्यों? क्यों नहीं करते आरएनए को सीधे हाइब्रिडाइज? क्योंकि अनस्टेबल। आरएनए को पहले सीडीएनए में कन्वर्ट करेंगे और सीडीएनए को हाइब्रिडाइज करेंगे। इसी वजह से टेम्पलेट में, ये मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताया कि आपके पास डीएनए जो है कुछ इस फॉर्म में रहता है। अब डीएनए में से एक टेम्पलेट होगा तो एक नॉन टेम्पलेट होगा, और जो नॉन टेम्पलेट होता है वही आपका कोडिंग होता है और वही सेंस होता है। और जो कोडिंग और जो सेंस होता है एक्चुअली इसी स्ट्रैंड को ही हम ज्यादातर हाइब्रिडाइज करते हैं चिप पे। आपने क्या किया कि चिप पे जो है इनको हाइब्रिडाइज करवा दिया, ठीक है ना। हाइब्रिडाइज क्या फिक्स कर दिया, अभी हाइब्रिडाइजेशन तो इसके बाद होगा, अभी आपने इसको फिक्स कर दिया सीक्वेंसली, राइट। कौन सा स्ट्रैंड जनरली यहाँ पे होगा, वो कोडिंग वाला स्ट्रैंड होगा। कौन सा स्ट्रैंड होगा, कोडिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि समझिए टेम्पलेट से जो, अगर टेम्पलेट से बनता है एमआरएनए, मतलब अगर टेम्पलेट में ए होगा तो कोडिंग वाले में टी होगा। अब टेम्पलेट से जब एमआरएनए बन रहा है तो एमआरएनए में ए के बदले यू आएगा, है ना। और एमआरएनए से आपको बनाना है सीडीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए में यू के बदले आएगा ए। अब ये सीडीएनए को आपको इससे पेयर कराना, इस कोडिंग, अगर कोडिंग स्ट्रैंड नहीं होगा, टी वाला नहीं होगा, तो ये पेयर कैसे करेगा? समझिए, अगर ये आप इसको रख दिया, आपने टेम्पलेट को ही रख दिया यहाँ पे, तो ए और ए पेयरिंग नहीं करेगी, सेम हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाई आपका सीडीएनए जो है इट इज सिमिलर टू टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के सिमिलर होता है। और इसी वजह से हमारा जो यहाँ पे अटैचमेंट फिक्स करना है, जिस पे हमें हाइब्रिडेशन कराना है चिप पे, जो डीएनए चिप हम बना रहे हैं, वहां पे कोडिंग स्ट्रैंड यानी सीएनएस वाला कांसेप्ट यूज करेंगे, सीएनएस वाला स्ट्रैंड होगा, कोडिंग नॉनसेंस या सेंस, नॉन टेम्पलेट या सेंस। अब आपके पास एक पर्टिकुलरली सेल था, सोर्सेस थे, कैंसर सेल कोई भी सेल था, आपने उनसे क्या किया, आइसोलेट किया आरएनए। आरएनए से जब आपने एमआरएनए आइसोलेट करने के बाद इससे क्या बनाया, सीडीएनए बनाया। अब इसको सीडीएनए को आप लेबल करेंगे, लेबल किसी ना किसी फ्लोरेसेंस प्रोटीन, जैसे कि रेड फ्लोरेसेंस प्रोटीन या ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन या किसी भी फ्लोरेसेंस प्रोटीन से लेबल कर दीजिए, और लेबल करके इसको फिर इस पे पोर करिए। अब यहाँ पे जहां-जहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा, ये जो कैंसरस सेल में जितने भी एमआरएनए एक्सप्रेस हुए होंगे, वो सारे एमआरएनए का सीडीएनए अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जुड़ जाएगा। तो आप वो सारे लोकेशन फाइंड आउट कर लोगे कि कहां-कहां पे जो है कौन-कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है। अब उनमें से कौन सा नॉर्मल सेल में, कौन सा कैंसर सेल में, ये पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करते हैं, चलिए समझा जाए। सो डीएनए माइक्रो एरे का बेसिक समझ में आ रहा है आपको, क्या कहा जा रहा है। माइक्रो एरे में हमने एक माइक्रो चिप लिया, उस माइक्रो चिप पे हमने अपने डीएनए को सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में फिक्स कर दिया। फिर हमने एक सैंपल लिया, उस सैंपल में एमआरएनए को आइसोलेट किया, और इसी वजह से ये जीन एक्सप्रेशन को मेजर करता है। क्योंकि यहाँ पे हम एमआरएनए की बात करें, और एमआरएनए कहीं ना कहीं जीन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इस एमआरएनए को ही हम जो है सीडीएनए में चेक कन्वर्ट करें, तो कहीं ना कहीं जो एनालिसिस है ये जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस है, जीन एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है। और जब ये जीन एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है तो इसी को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। बट दिस टेक्निक इज इन विट्रो टेक्निक, ये इन विवो नहीं है, इन विट्रो है, मतलब हम ये सेल के बाहर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जो लार्ज जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस कर रहा है इन विट्रो, और यस एक्स सीचू, राइट, लार्ज नंबर ऑफ जीन एनालिसिस कर सकता है ये। चलिए जरा समझिएगा, हमारे पास एक पेशेंट का सैंपल होगा, हमारे पास एक कंट्रोल सैंपल होगा। पेशेंट के सैंपल से हम एमआरएनए निकालेंगे, उसे सीडीएनए करेंगे और लेबल करेंगे। कंट्रोल सैंपल से एमआरएनए निकालेंगे, सीडीएनए करेंगे, लेबल करेंगे। अब लेबलिंग किसी चीज से कर सकते हैं। इन दोनों को माइक्रो एरे पे हाइब्रिडाइज कराएंगे, हाइब्रिडाइज करने के बाद वॉश करेंगे, स्कैन करेंगे और एनालिसिस करेंगे रिजल्ट लाइक दिस। क्या देखिए क्या है, ये हेल्दी सेल और ये पैथोलॉजिकल सेल्स। हेल्दी सेल से आपने एमआरएनए लिया और पैथोलॉजिकल सेल से एमआरएनए लिया, उससे आपने सीडीएनए बनाया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद आपने लेबलिंग कर दी। जनरली जो हेल्दी सेल्स है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल कंट्रोल हमारा होता है, हम उसको जीएफपी यानी ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन से लेबल करते हैं। और जो हमारा पैथोलॉजिकल यानी डिजीज कंडीशन में भी, कैंसर में भी, यानी पैथोलॉजिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है, इवन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम आरएफई से लेबल किया हुआ है। अब इनको इस माइक्रो एरे पे हाइब्रिडाइज किया आपने, हाइब्रिडाइज करने के बाद अब हम इसको स्कैन करते हैं स्कैनर से। स्कैनर से स्कैन करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से विजुलाइज होता है। देखिए अब इस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है जरा समझिए। इंटरप्रिटेशन जो है, जो रेड कलर आ रहा है, रेड कलर सिर्फ और सिर्फ वो जीन्स हैं जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहे हैं। मतलब ये वो जीन्स हैं, ये वो पर्टिकुलरली जीन्स होंगे जो कहां पे एक्सप्रेस करें, सिर्फ पैथोलॉजिकल सेल्स में, एबनॉर्मल सेल्स में, डिजीज सेल्स में। जो भी रेड वाला है वो डिजीज में हो रहा है, सिर्फ रेड वाला। सिर्फ ये जो आपके ग्रीन वाले हैं, जहां जहां पे ग्रीन हो रहा है, वो वाले क्या है, वो सिर्फ नॉर्मल सेल्स में है। जहां पे येलो है, सिर्फ ये दोनों में है, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल में। एंड जहां पे ग्रे कंडीशन है, वहां पे कोई भी नहीं है, किसी भी कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है। तो वी कैन सिंपली से दैट कि हमें जो है ग्रे और येलो से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जीन्स जो दोनों में एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, वो कोई डिजीज कॉज नहीं किया होगा, या वो जीन्स जो दोनों में एक्सप्रेस हुए हैं वो भी नहीं किया होगा, क्योंकि जब नॉर्मल में भी है, डिजीज में भी है, तो वो डिजीज कैसे कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल में होता तो भी डिजीज कर देता, लेकिन नॉर्मल में भी है और डिजीज में भी है, तो वो जीन्स जो दोनों में नहीं है या दोनों में है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है। अब सिग्निफिकेंट जो है वो है आपके रेड एंड ग्रीन, क्योंकि जो सिर्फ नॉर्मल में है और डिजीज में नहीं है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डिजीज में शायद उस जीन का एक्सप्रेशन बंद कर दिया गया, और जो सिर्फ रेड में एक्सप्रेस हो रहा है नॉर्मल नहीं है, मतलब इसमें डिजीज सेल में इसका एक्सप्रेशन बढ़ा दिया गया, राइट। लाइक कैंसर के कंडीशन से जरा समझिए इस चीज को, कि अगर मैं नॉर्मल कैंसर सेल के हिसाब से, वही आप सेल कल्चर लीजिए, आयरन आइसोलेट करिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद लेबलिंग करिए, जीएफपी एंड आरएफपी के साथ हाइब्रिडाइज करिए। जो आपके ग्रे और येलो है, ग्रे किसी में नहीं प्रेजेंट है, येलो दोनों में प्रेजेंट है, ग्रीन जो है वो आपके पास नॉर्मल में है और डिजीज सेल में सिर्फ रेड है। जैसे मैं कैंसर की बात करता हूं, कैंसर में दो ही तरीके के जीन्स पाए जाते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, एक ओंकोजीन, एक ट्यूमर सप्रेसर। अब देखो, हमने कैंसर कॉन्सेप्ट से सीखा कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होगा वो सिर्फ नॉर्मल में एक्सप्रेस हो रहा होगा, और कैंसर सेल में इसको ऑफ कर दिया गया होगा। यानी कि ये जो ग्रीन कलर वाले जीन्स होंगे, दे आर द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ओनली एक्सप्रेस इनटू द नॉर्मल सेल कैंसर सेल जीन्स में। अगर कैंसर कॉज करने के लिए क्या होगा, कैंसर कॉज करने के लिए टीएसजी, ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑफ किया जाता है और ओंकोजीन को ऑन किया जाता है। यही तो केस है। यानी ये नॉर्मल सेल में जो सिर्फ है वो टीएसजी जीन होगा, और जो डिजीज सेल में सिर्फ होगा वो कौन सा होगा, ओंकोजीन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाटएवर आई एम सेइंग, कि जो डिजीज सेल है वो सिर्फ डिजीज वाले जीन्स हैं, उस डिजीज जीन्स में आ रहे हैं रेड वाले कलर के जीन्स, यानी ये ओंकोजीन होगा क्योंकि सिर्फ कैंसर में हुआ है। और जो ग्रीन वाले हैं वो टीएसजी होंगे क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल में हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो ट्यूमर में होता तो ट्यूमर होने ही नहीं देता।
अगर वो ट्यूमर वाले सेल्स में एक्सप्रेस हो रहा होता तो होने नहीं देता ट्यूमर को, लेकिन ट्यूमर हो रहा है मतलब टीएसजी को बंद करके हो रहा है। एंड वही केस आपके मतलब ऐसे डिजीज सेल्स में होते, कोई भी डिजीज आप कंसीडर कर ले, वो कौन सा जीन है जो डिजीज कॉज कर रहा है ओवर एक्सप्रेस करके और कौन अंडर एक्सप्रेस करके। ग्रीन वाला जीन हमेशा अंडर एक्सप्रेशन पे जाता है डिजीज कॉज करने के लिए, इसका एक्सप्रेशन अंडर एक्सप्रेशन हुआ है और इसका ओवर एक्सप्रेशन हुआ है हमेशा डिजीज कॉजिंग के लिए बात किया जाए तो। जो रेड कलर का जीन है वो ओवर एक्सप्रेस होकर जीन कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, और जो ग्रीन कलर वाले जीन है वो अंडर एक्सप्रेस होकर डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, दिस इज द केस। सो वही चीज है ग्रे स्केल। आप देखिए आपके पास जो प्रो कह सकते हैं ग्रे वाले में जो भी आपने दिया था, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस थे, इससे ना ही आपका आरएफपी वाला जी या ना ही जीएफपी कोई बाइंड नहीं करेगा। नॉर्मल वाले कंडीशंस में जीएफपी और आरएफपी दोनों बाइंड करेंगे, इस वजह से यहाँ पे येलो कलर आ गया। और इन द केस किसी में जिसमें देखिए सिर्फ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हो, है ना, तो उस केसेस में सिर्फ नॉर्मल सेल वाला के बाइंड करेगा, हाइब्रिड करेगा, और जिसमें सिर्फ ओंकोजेनिक होगा उसमें डिजीज वाला के बाइंड करेगा। सीधी सी बात है, यही पेयरिंग करेगा अलग अलग स्लॉट में। तो नॉर्मल में आपके पास क्या हो गया, अगर जैसे ऐसे क्वेश्चंस बने जैसे यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नॉर्मल डिजीज में ए बी सी डी। अब ये पर्टिकुलर केसेस में कई अलग अलग केसेस है, एमडीएम 2 और पी53 की बात करें, नॉर्मल में ए एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कोई जीएफपी नहीं है, बी मतलब जीएफपी सी आपके जीएफपी एंड डी के कंडीशंस के ऊपर जब बात किया जा रहा है तो ग्रीन फ्लोरेसेंस। तो हमारे पास जरा समझिए, अगर इसमें ए और ए दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल में डिजीज ए और ए दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं चेक करना चाह रहा हूं कि एबीसीडी में से कौन सा जो है एमडीएम 2 जीन है, कौन सा पी53 जीन है। आई जस्ट वांट टू चेक दैट। तो उसके लिए दोनों में एक्सप्रेस नहीं कर रहा मतलब दे आर द ग्रे कलर, ए जो है वो ग्रे कलर का होगा, हमें सिग्निफिकेंट नहीं है। और जो दोनों में एक्सप्रेस कर रहा है जैसे बी वो येलो कलर का होगा, वो भी हमें नहीं चाहिए, वो दोनों में कर रहा है। अब देखिए सी नॉर्मल में कर रहा है, डिजीज में नहीं कर रहा है, मतलब नॉर्मल में जो करेगा वो ट्यूमर सप्रेसर जीनों का पी53 करेगा, तभी तो यहाँ पे इसको नॉर्मल किया और यहाँ पे पी53 म्यूटेटेड हो गया होगा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसर हो सकता है। सो ये आपका सी शुड बी पी53 एंड जो बी है आपका जिसमें एक्सप्रेस कर रहा है इसमें नहीं कर रहा है तो वो आपका एमडीएम2। समझ में आ रही बात? सो हाउ यू कैन रिलेट कि सी कैसे पी53 हो रहा है और डी कैसे जो है ओंकोजीन की तरह एमडीएम2 हो रहा है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद योर माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी। ग्रेट। सो आपके पास हमेशा यही चार कलर मिलेंगे, वन इज ग्रे जो किसी में नहीं प्रेजेंट है, येलो दोनों में है। येलो वाले जीन्स ज्यादातर हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं। हाउस कीपिंग जीन्स मतलब जो हमेशा सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिनका डिजीज में ज्यादा रोल नहीं है। ये जो ग्रीन है इनको टर्न ऑफ किया गया है और जो ये रेड वाली है टर्न ऑन पे है, ओवर एक्सप्रेशन। ये कहानी हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, माइक्रोएरे में कोई डाउट है तो पूछ लें प्लीज। चलिए नेक्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम में ये एक फिश का मॉडिफिकेशन है। ट्रांसक्रिप्टोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फिश। अभी हमने फिश देखा था, वही है। फिश में हम सीधे क्या कर रहे थे, हम एक प्रोब डिजाइन कर रहे थे जो कि डीएनए से प्रोब बन रहा था, आरएनए से नहीं बन रहा था। वहां का जो प्रोब डिजाइन था वो डीएनए से था, लेकिन अभी क्या करेंगे, अब हम आरएनए सीक्वेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इससे प्रोब डिजाइन करेंगे। सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग ट्रांसक्रिप्टोम कि ये जो डीएनए सीक्वेंस है इससे जो एमआरएनए बना, इस एमआरएनए से हमने क्या किया, सीडीएनए बनाया और उस सीडीएनए को हम एज अ प्रोब यूज कर रहे हैं। तो यानी कि अब ये एक्सप्रेस्ड प्रोब है, यानी एक्सप्रेशन की बात करेंगे यहाँ पे, एक्सप्रेस जीन है और उस जीन से प्रोब बन रहा है। यहाँ पे प्रोब जो है वो एक्सप्रेस जीन का है, यानी ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस एक्सप्रेशन के लिए जाना जा रहा है, जो काम फिश नहीं कर पा रहा था। फिश जो है सिर्फ और सिर्फ एब्नॉर्मलिटीज बता सकता था, एक्सप्रेशन को चेक नहीं कर सकता था। वो डिलीशन इंसर्शन इन सब चीजों को बता सकता था, लेकिन कोई जीन एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो नहीं बता सकता था फिश। वो माइक्रोएरे बता सकता था, लेकिन माइक्रोएरे इन विट्रो टेक्निक था, वो इन विवो नहीं था। हम उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस बाहर चिप पे कैरी आउट कर रहे थे, लेकिन ट्रांसक्रिप्टोम एक इन विवो टेक्निक है। कैसे? हमने क्या किया कि डीएनए से जो आरएनए बना, आरएनए से हमने प्रोब डिजाइन कर लिया, जैसे कि हम माइक्रोएरे में कर रहे थे। इस प्रोब को हमने यूज किया, सेल को जैसे हमने फिश में यूज किया था फिक्स करके, वैसे ही सेल यहाँ पे फिक्स है जीन के साथ। अब हम इस प्रोब को, वहां पे प्रोब डीएनए का था, यहाँ पे बस सीडीएनए का, अब इस प्रोब को यहाँ हाइब्रिडाइज कराइए और विजुलाइज कर लीजिए। तो ये जहां जहां पे भी बाइंड करेगा वो लोकेशन बता देगा कि यही जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ है। सो दिस इज अ टेक्निक व्हिच इज इन विवो, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन कर सकता है, अप टू 1000 ऑफ द जीन्स। हम हजारों जीन के एक्सप्रेशन एक साथ चेक कर सकते हैं उनके प्रोब डिजाइन करके। जैसे मल्टी कलर फिश होता था वैसे ही ये है ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस, बस प्रोब की जो डिजाइनिंग है वो एमआरएनए से हो रही थी। सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, आपके पास कई सारे सैंपल्स हैं, इनसे एमआरएनए आइसोलेट करिए, सीडीएनए बनाइए, सीडीएनए को लेबल करिए, सेल को फिक्स करिए स्लाइड पे और डीनेचर करिए विद 42 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्मामिड, उसको फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टारगेट और इस लेबलिंग के साथ जोड़िए, वहां पे जो है फिर अविडिन और फैम मॉलिक्यूल को भेजिए, डिटेक्ट कर लीजिए। दिस इज द केसेस। If you want to compare fish and transcriptome and microarray, देखिए fish एक in vivo है, transcriptome in vivo है, जबकि microarray in vitro है। ये हाइब्रिडाइजेशन विद होल क्रोमोसोम करता है, ये सिर्फ mRNA है और ये mRNA और सीडीएनए करता है। ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज को चेक करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, ये भी जीन एक्सप्रेशंस। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, ये एक्सप्रेशन बेस्ड टेक्निक है और ये जो है चिप बेस्ड टेक्निक्स है। These are the comparisons of the fish, transcriptome and microarray. Is it clear? Thank you so much for watching. Have some questions यहाँ पे listed out है, you can try. यहाँ पे कुछ questions listed out है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। Thank you so much. We'll see you after 1 hour for the another sessions. Bye. Hey guys, very good evening to all of you. Welcome to the session. होप आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। Now today we are going to discuss about the protein hybridization technique in this particular class. इसमें जो हम देखने वाले हैं वो है प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। लेट्स सी कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन में आती हैं। फिलहाल के लिए जैसे हमने डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था कि एक डीएनए था और उसके साथ जो है न्यूक्लिक एसिड जुड़ रहे थे, वो आपका क्या था, दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। अब प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि दो अलग नेचर के प्रोटीन जो है आपस में जुड़ेंगे तो हमको बोलेंगे प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड हमेशा दो अलग अलग नेचर के प्रोटीन होते हैं। अब मेरे पास एक अलग नेचर का प्रोटीन है और मेरे पास जो है दूसरा अलग नेचर का प्रोटीन है। अगर ये दोनों प्रोटीन जो है सॉरी
आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोटीन 1 और ये प्रोटीन 2, दोनों अलग नेचर के, ये आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं या नहीं करते। अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो सकता है वो जनरली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, और अगर ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन शो कर रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं तो उसकी स्टडी करना कि दो प्रोटीन आपस में जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, इसकी स्टडी करना प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आता है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रोटीन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में भी आ सकता है। मतलब अगर हमारे पास जो है कोई इस तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल है, अब डीएनए मॉलिक्यूल से जो है कोई प्रोटीन आके जुड़ सकता है यहाँ पे, मे बी कोई प्रोटीन है और इस डीएनए मॉलिक्यूल से जो है वो जुड़ जाए, तो ऐसे केसेस को भी हम प्रोटीन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या ऑल्सो नोन एज प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दो अलग अलग नेचर के जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आएगा, और उसमें से अगर एक मॉलिक्यूल प्रोटीन है या दोनों प्रोटीन है तो उस फिनोमेना को हम प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका काफी रोल होता है, जैसा कि हमने अभी देखा भी था और आगे भी देखेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं आपस में कई सारे 2-3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे आपने स्मैड पाथवे में देखा होगा कि एक रेगुलेटरी स्मैड होता है और एक को स्मैड होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं, या कई सारे 2-3 प्रोटीन आपस में जुड़ के फिर वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं या नहीं उसके बारे में जो है हम इस टेक्निक्स यूज करते हैं। काफी सारे जो है टेक्निक्स इसमें यूज किए जाते हैं और उनका एप्लीकेशन जो है वो चलता है। फिलहाल के लिए प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन में हम ये चेक करते हैं कि आप हमारे पास दो प्रोटीन है और वो दोनों आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं या नहीं, जैसे कि सीआरईबी और सीबीपी। अब ये दोनों प्रोटीन आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा, और नहीं करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। सो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होते हैं। डीएनए डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज कर सकता है, जैसा कि हमने देखा था डीएनए कैन हाइब्रिडाइज विद द डीएनए, ये हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड पे। आरएनए कैन हाइब्रिडाइज विद आरएनए और डीएनए कैन हाइब्रिडाइज विद आरएनए। We have studied the nucleic acid hybridization in the previous class. Now here we are going to study about the protein-protein interaction or the protein DNA interaction. तो प्रोटीन-प्रोटीन या प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं। इसके कई सारे टेक्निक्स जो है वो आपके पास पाए जाते हैं। लॉट्स ऑफ टेक्निक्स आर लिस्टेड फॉर टू स्टडी द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, जैसे ईस्ट टू हाइब्रिड से एसे, फास्ट डिस्प्ले, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, प्रोटीन माइक्रोएरे, टैंडम एफिनिटी प्यूरिफिकेशन, पुल डाउन एसे, बायोमोलिकुलर फ्लोरेसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन। इनमें से सारी टेक्निक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑल्दो मेरे इस कंटेंट में सारी टेक्निक्स अवेलेबल है जो पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बट स्टिल इसमें जो है हम जो मेजर टेक्निक्स जैसे ईस्ट टू हाइब्रिड एसे, फेज डिस्प्ले, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ये तीन मेजर टेक्निक्स होती हैं। इन सब के अलावा एक और टेक्निक है जो लिस्टेड आउट नहीं है, दैट इज आल्सो नोन एज सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम जो है किसी प्रोटीन के लिए इस तरीके से अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक टेक्निक और भी आता है जिसको कि हम कभी कभी स्टडी करते हैं, दैट इज ईएमएसए, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे। ईएमएसए के बारे में भी आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे कभी जिंदगी में। वो भी यूज करते हैं, वो प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शंस के लिए वो भी यूज होता है, बट फिलहाल के लिए वो एक अलग कैटेगरीज में फॉलो करता है। इनमें से एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ईस्ट टू हाइब्रिड एसे, फिर फास्ट डिस्प्ले, फिर फ्रेट और फिर एसपीआर के ऊपर शिफ्ट करेंगे। पहले टेक्निक जिसके ऊपर हम शुरू करने वाले हैं वो Y2H, दैट इज द ईस्ट टू हाइब्रिड एसे के ऊपर बात करते हैं। नाउ ईस्ट टू हाइब्रिड एसे क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी हम कभी किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करते हैं, उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में हमें दो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वन कंपोनेंट इज योर टैग। जब भी हम किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करते हैं, फॉर एनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देयर आर टू कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड, वन इज टैग एंड अनदर वन इज द डीबीडी। द डीबीडी इज अ डीएनए बाइंडिंग डोमेन व्हिच इज रिस्पांसिबल टू बाइंड द सैंपल या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू द डीएनए। ये किसी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को डीएनए से बाइंड करने के लिए जरूरी होता है। एंड इसी प्रोटीन के साथ एक कंपोनेंट होता है दैट इज टैग। टैग इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। अब ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन का काम होता है टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। इसका जो मेजर काम है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना। किसी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिव होने के लिए ये दोनों ही डोमेन नेसेसरी है। टू एक्टिवेट एनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, टू एक्टिवेट एनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करने के लिए बोथ डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट। दोनों ही डोमेन जो है वो इंपॉर्टेंट है। दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ तो काम नहीं हुआ, क्योंकि अगर डीबीडी है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन है तो वो डीएनए से बाइंड तो कर जाएगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट नहीं करेगा, और अगर टीएडी है लेकिन डीबीडी नहीं है तो वो ट्रांसक्रिप्शन तो एक्टिवेट कर सकता है लेकिन डीएनए से बाइंड नहीं करेगा तो कहां से करेगा? सो दैट्स व्हाई बोथ डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट, टीएडी एज वेल एज डीबीडी। अब क्या है कि हम किसी भी प्रोटीन को आपस में दो प्रोटीन, हमें पता है कि जब भी टीएडी और डीबीडी को हम पास रखे रहेंगे, ये जब भी दोनों पास आएंगे तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जब भी अलग अलग रहेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनकम्प्लीट रहेगा। तो अगर टीएडी एंड डीबीडी आर सेपरेटेड, जब ये अलग है, सेपरेटेड है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनकम्प्लीट है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनकम्प्लीट है तो ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पे ऑफ रहेगा क्योंकि इनकम्प्लीट है। और अगर हमारा टीएडी एंड डीबीडी सेपरेटेड नहीं है, दूर नहीं है, आर क्लोज टुगेदर और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अगर वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है मतलब पास पास है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसक्रिप्शन को वो ऑन करेगा, जीन एक्सप्रेशन कैरी आउट करेगा। सो दिस इज द कंडीशन कि व्हेन द टीएडी एंड द डीबीडी आर सेपरेटेड, दे आर सेपरेटेड लाइक अलग अलग जगह पे है, तो उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो ऑन नहीं रहेगा, और जब दोनों पास में रहेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंप्लीट रहेगा और ऑन रखेगा। ये दोनों कंडीशन अगर आपके क्लियर रहेंगे तो ईस्ट टू हाइब्रिड एसे समझने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। जरा समझिए कि हमने क्या किया है कि हमने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया किसी भी प्रोटीन के इंटरेक्शंस के लिए। अब हमने एक टीएडी को, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन को, एक प्रोटीन के साथ लिंक कर दिया, जिसके जिन दो प्रोटीन से हम स्टडी करना चाहते हैं कि वो दो प्रोटीन आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमने एक प्रोटीन के साथ टीएडी को और दूसरे प्रोटीन के साथ डीबीडी को जोड़ दिया। अब इन दोनों प्रोटीन्स में आपस में इंटरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इन दोनों प्रोटीन में इंटरेक्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करीब आएंगे, मतलब डीएडी और डीबीडी करीब आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लाइक P1 एंड P2 दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट एट दिस, तो जिसकी वजह से जो है टीएडी एंड द डीबीडी विल कम क्लोजर, ये पास में आ जाएंगे, एंड ड्यू टू दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल कंप्लीट एंड इट विल इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। बट अगर इनमें इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर्मेशन नहीं होगा। यही है आपका पूरा बेसिक प्रिंसिपल। द बेसिक प्रिंसिपल इज द सेम कि आप क्या करते हैं कि इस टू हाइब्रिड सिस्टम में, जैसा कि नेम समझ में आ रहा है टू हाइब्रिड, यहाँ पे दो हाइब्रिड बना रहे हैं और दोनों हाइब्रिड को छोड़ देते हैं आपस में ज्वाइन करने के लिए। व्हाई वी से इट इज अ टू हाइब्रिड? बिकॉज टीएडी एक अपने आप में प्रोटीन है और ये P1 प्रोटीन एक अलग नेचर का है, तो P1 और टीएडी मिलकर क्या बना रहा है, एक हाइब्रिड बना, दैट इज योर हाइब्रिड 1, एंड सिमिलरली डीबीडी एंड P2 मिलकर क्या बनाएंगे, हाइब्रिड 2। सो वी से इट एज अ टू हाइब्रिड। अब ये दोनों हाइब्रिड को हम ईस्ट में जो है वो भेजते हैं, ताकि ईस्ट में अगर वो दोनों आपस में आएंगे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस पे तो ईस्ट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, दैट इज द बेसिक थिंग।
यहाँ पे जो है टू हाइब्रिड सिस्टम में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को स्प्लिट किया गया है दो सेपरेट फ्रैगमेंट में, वन इज अ बाइंडिंग डोमेन एंड अनदर वन इज एक्टिवेशन डोमेन एडी। अब इसी को जो है हम स्टडी के लिए करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बेट और प्रे का। प्रे मतलब जो जिसके पास जो एक्टिव साइट होगा, प्रे और प्रीडेटर। प्रे मतलब शिकार है, शिकार नहीं शिकार होता है ना। मेरी एस और एस में बड़ा डिफरेंस होता है और मैं उसके लिए मेरे को बहुत ध्यान देते लोग, ठीक है ना। बोलते शुगर नहीं होता, शुगर होता है। ओके, शांति नहीं शांति होता है। ऐसे ऐसे लोग मेरे को समझाते रहते हैं यार, तू स स श पता नहीं कैसे कैसे लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बात सही है। ठीक है, तो ठीक है, ये शिकार है और ये शिकारी है। बेट जो है वो प्रे को पकड़ता है और प्रे के साथ बाइंड करेगा। ये बेट और प्रे है कुछ नहीं, यही आपके प्रोटीन है, एक P1 एक P2 टाइप के, जिसके एक नाम दिए जाते हैं और इसका एक रोल होता है। चलिए हम समझाएंगे क्यों कैसा क्यों बेट और प्रे बोला जा रहा है, अभी समझ में आएगा। अब हमने ये दो हाइब्रिड जो कंस्ट्रक्ट किए हैं, इस दोनों हाइब्रिड को हम ईस्ट के अंदर भेजते हैं। जब आप भेजेंगे दोनों हाइब्रिड को तभी तो उस ईस्ट के अंदर जाएगा, वहां पे जो डीएनए या जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है यहाँ पे जाएंगे, बाइंड करेंगे और बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताने की कोशिश करेंगे। तो बेट और प्रे आपकी इस तरीके से इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे ऑन होगा और नहीं होगा तो ये जो है आपका ऑफ होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो होस्ट जो है आप ईस्ट को यूज कर सकते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरेसियाई को, या इसीरिचिया कोलाई को यूज कर सकते हैं, दोनों में से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मोस्ट कॉमन है वो ईस्ट है। मोस्ट कॉमन जो आपका होस्ट है वो ईस्ट है, क्योंकि ये जो है टर्सरी प्रोटीन स्ट्रक्चर आसानी से बना सकता है, आपके न्यूट्रल इंटरनल पीएच को कैरी करता है, ज्यादा क्लोजर होता है ह्यूमन से, तो प्रोटीन में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, इसका कंप्लीट जीनोम हमें पता है। बट इसीरिचिया कोलाई क्योंकि इसका रेट ऑफ ग्रोथ फास्टर होता है और ये जो है आपके हायर ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी भी शो करते हैं, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शंस में दो पर्टिकुलर केसेस टैड एंड डीबीडी, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन एंड डीएनए बाइंडिंग डोमेन को कंबाइनली जब हम जोड़ते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है और एक्टिव होता है, और जब ये फार अपार्ट होते हैं तो वो इनएक्टिव होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं करता। जैसे यहाँ देखिए, अगर टैग और डीबीडी क्लोजर है, डीएनए पे जाके बाइंड करेंगे तो ये देखिए डीबीडी है तो डीएनए की बाइंडिंग होगी यस, ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन भी होगा यस, क्योंकि टीएडी है, जीन का एक्सप्रेशन होगा, ऑन रहेगा। अगर सिर्फ डीबीडी है टीएडी नहीं है तो डीएनए की बाइंडिंग तो हो जा रही है, लेकिन अब डीएनए की बाइंडिंग हो जा रही है और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, ये ऑफ रहेगा। अब टैग जो है, टैग यहाँ पे जब डीएनए से बाइंड नहीं करेगा तो एक्सप्रेशन कहाँ करेगा, सो इट कैन नॉट एक्सप्रेस बिकॉज बाइंडिंग ही नहीं है, तो एक्सप्रेशन कहाँ एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये भी ऑफ रहेगा। सो दिस इज द केस। अगर हम इन पर्टिकुलर कंडीशंस में जो है दो केसेस को रख लेते हैं, एक P1 एक P2, एक हाइब्रिड हम बनाते हैं P1 डीबीडी का और एक हाइब्रिड बनाते हैं P2 टीएडी का। अब P1 बेट है, P2 प्रे है। बेट के साथ हमेशा डीबीडी को रखते हैं और प्रे के साथ हमेशा किसको रखते हैं, टीएडी को। बेट मतलब एक तरीके से भक्षक, शिकारी है जो शिकार के लिए आप जो है रखते हैं, और प्रे क्या शिकारी है, इसमें हम हमेशा प्रे के साथ जो जोड़ेंगे वो टीएडी जोड़ते हैं, ठीक है ना। और जो आपका बेट होता है उसके साथ हम जोड़ते हैं डीबीडी। रीजन बिंग दैट, जरा समझिए, डीबीडी ये इसका शिकार करेगा, प्रे बेट का शिकार नहीं कर सकता, बेट प्रे का कर सकता है। आई मीन टू से कि बेट हैविंग द एक्टिव साइट टू बाइंड द प्रे। इस चक्कर में थोड़ा सा इस तरीके से बोल सकते हैं कि बेट हैविंग द एक्टिव साइट, बेट हैविंग द एक्टिव साइट टू बाइंड द प्रे, टू बाइंड प्रे। बेट के पास जो है वो एक्टिव साइट होता है प्रे से बाइंड करने के लिए, प्रे नहीं बाइंड करवा सकता है बेट को, लेकिन बेट करवा सकता है। यही आपकी कहानी है इसमें, अगर समझ गए तो ठीक ठीक, नहीं समझे तो और भी। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, ये जो कंडीशन है इसको हम कभी कभी जो प्रे होता है उसको फिश भी बोलते हैं, क्योंकि फिशिंग प्रोसेस के लिए बेट का यूज किया जाता है। तो बेट जो होता है वो हाइब्रिड वन, वही चीज है, वही डायग्राम है, नथिंग एल्स। आप देखिए जरा समझने की कोशिश करें। सो दिस इज अ हाइब्रिड वन, इन द हाइब्रिड वन दिस इज अ बेट डोमेन हैविंग द डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड दिस इज अ फिश डोमेन व्हिच इज आल्सो नोन एज अ प्रे डोमेन। इसके पास जो है एक्टिवेशन डोमेन इज हाइब्रिड 2, दिस टू हाइब्रिड इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ईस्ट। अब इन तीनों दोनों हाइब्रिड को, एक हमारे पास डीबीडी और टारगेट प्रोटीन है और एक बाइंडिंग पार्टनर, डीबीडी के साथ हमेशा जो है बेट होगा, डीबीडी में ही आता है बी, है ना। तो हमेशा इस चीज से ध्यान रखना, बाइंडिंग डोमेन के पास जो बाइंडिंग डोमेन है इसी के पास जो है बेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्टिवेशन डोमेन के पास क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा, तो ये प्रे हो गया। अब देखिए बेट के पास ये एक्टिव साइट है जिसमें ये इस बाइंडिंग पार्टनर को फंसा सकता है ना। तो जाल जो बोलता है वो बेट बोलता है ताकि प्रे को फंसा सके। अब कहानी समझने की कोशिश करिए कि हम बेट को डीबीडी के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उल्टा कर दे तो क्या होगा, है ना। अगर कई लोग ये कहें कि नहीं सर हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि मेरे पास जस्ट फॉर एग्जांपल कि डीबीडी जो है, डीबीडी के साथ हमने प्रे को कर दिया, लाइक वी हैव द डीबीडी एंड वी हैव प्रे, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि मेरे पास टीएडी के साथ आपका बेट आ जाए, ये है टीएडी और ये बेट। तो जरा समझिए, अब इन दोनों को भी आप क्या करेंगे, ईस्ट के अंदर भेजेंगे। ये ईस्ट के अंदर जो है डीएनए होगा, डीएनए से जाके जो है क्या जाएगा, अब डीबीडी ही डीएनए से बाइंड कर सकता है, ये टीएडी तो कर नहीं सकता। सो नाउ हम ये बोलेंगे कि ये जो डीबीडी है दिस इज गोइंग टू हाइब्रिडाइज विद डीएनए, यहाँ पे डीएनए के साथ ये हाइब्रिडाइज करेगा और इसके साथ जो होगा वो होगा प्रे। तो लाइकवाइज यहाँ पे जो है प्रे आ गया, ये प्रे है और ये डीबीडी है, ये इंटरेक्शन तो होगा, बट क्या प्रे कैप्चर कर सकता है बेट को, नो, इट कांट कैप्चर, ये कैप्चर ही नहीं कर सकता बेट को। तो यहाँ पे जब बेट आएगा ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा ऑफ रहेगा। आप ऐसा नहीं कि किसी के साथ ही आप बेट पे में से किसी के साथ भी आप डीबीडी को जोड़ देंगे, नो, आपको बेट के साथ ही डीबीडी को जोड़ना। उसका रीजन समझ में आ रहा है कि ये केस क्यों नहीं सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज कर देते। अब जरा दूसरा केस देखिए, ओरिजिनल केस देखिए। नाउ दिस इज बेट एंड डीबीडी। अब इसके बाद जैसे ही आपने इसको भेजेंगे, ये डीबीडी डीएनए से बाइंड करेगा और दिस विल हैव द बेट। नाउ बेट कैन कैप्चर द प्रे, इट प्रे को कैप्चर करेगा और प्रे को बाइंड करा लेगा, और जैसे प्रे बाइंड करेगा टीएडी एंड डीबीडी क्लोजर आ जाएंगे, एंड जब ये क्लोजर आ जाएंगे तो ये टीएडी अब डीबीडी बाइंड करा दिया, टीएडी ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करा देगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे जो जीन है, एक रिपोर्टर जीन हम रखते हैं, ताकि ट्रांसक्रिप्शन जब ऑन हो तो इस रिपोर्टर जीन की सिंथेसिस और ये हमें रिपोर्ट कर दे। रिपोर्टर जीन जैसे बोले जीएफपी, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, हमें ग्रीन फ्लोरेसेंस दिखने लगेगा, हम बोलेंगे हाँ हाँ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो गया। हम ल्यूसिफरेजेस के साथ कर सकते हैं लाइट इंड्यूसिंग जीन्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से ब्लू वाइट स्क्रीनिंग या ब्लू कलर कर सकते हैं, रेड फ्लोरेसेंस प्रोटीन कर सकते हैं, कई सारे जो है हम यूज कर सकते हैं रिपोर्टर जीन्स में और वो पता कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस डज।
आपके पास बात समझ में आई कैसे जो है क्यों आपको बेट और प्रे की कहानी जो है हमेशा फिक्स होनी चाहिए। तो द सेम कंडीशन हैपेंस हियर, यू हैव द प्रे एज वेल एज द बेट, बेट शुड हैव द बाइंडिंग डोमेन डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड द प्रे हैज द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। दिस P1 एंड P2, अगर P2 का P1 से इंटरेक्शन होगा तभी जो है प्रोसेस ऑन होगा। सो अगर मान लेते हैं कि P1 और P2 आपस में इंटरेक्ट किए तो TVD DBD क्लोजर आया और ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करा। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो ना ही कोई कलर, ना ही कोई लाइट, ना ही कोई ग्रीन कलर मिलने वाला है। लेकिन अगर इंटरेक्शन होगा और आपने जो यहाँ पे रिपोर्टर जीन रखा है वो कौन सा रखा है उसके बेसिस पे कहानी होगी। अगर आपने रिपोर्टर जीन रखा है लैग जेड को तो ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपने सबस्ट्रेट एक्स गैल को ब्लू कलर में कन्वर्ट करेगा एंड यू विल गेट ब्लू कलर एंड यू विल से दैट ब्लू कलर मिलते ही इंटरेक्शन हो गया चिल्लाने लगेंगे मिरेकल मिरेकल। आपने ल्यूसीफेरेज एज रिपोर्टर जीन दे दिया, रिपोर्टर जीन ल्यूसीफेरेज देने के बाद ये जीन ऑन होगा, बनाएगा ल्यूसीफेरेज। ल्यूसीफेरेज से आपने ल्यूसीफेरिन दे दिया, ल्यूसीफेरिन को ये यूज करके लाइट कलर करेगा, आप बोलेंगे लाइट इमिट हो गया मिरेकल मिरेकल। फिर उसके बाद जीएफपी अगर आपने दिया तो जीएफपी से ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन बनेगा और ये ग्रीन फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा, विल से दैट ये मिरेकल हो गया, इंटरेक्शन हो गया, प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन हो गया, बधाई हो। ठीक है, तो ये जो है अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ इंटरेक्शन। समझ में आ गई बात? चलो ये ईस्ट टू हाइब्रिड ऐसे होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए नहीं, आ गया तो बोल दीजिए हाँ। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में जो है कभी कभी अलग अलग जीन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक यूएस सीक्वेंसेस की बात की जाती है। जब हम इसको और एडवांस लेवल पे जाते हैं, ये तो मैंने बेसिक बताया, बट इसमें एक यूएस सीक्वेंसेस जिसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंसेस, वहीं पे आपका टीएडी बाइंड करता है। एक रिपोर्टर जीन होगा, वो रिपोर्टर जीन कुछ भी हो सकता है, ल्यूसीफरेजेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, जीएफपी, बीटा एंड प्रे मैंने आपको बताया बताया। ठीक है, तो जरा समझिए कि यहाँ पे जो है उसी तरीके का कांसेप्ट है, ये अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंसेस, ये हिस्टीडीन जीन्स। अब ऑब्वियस सी बात है जैसे कि ये दोनों प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन करेगा, तो यूएस सीक्वेंसेस जो है आपके बेट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंसेस से। जो एक्टिवेटर सीक्वेंस है थोड़ा सा अपस्ट्रीम होता है, तो यहाँ पे दो साइट्स होते हैं, एक यूएस साइट होता है और एक्टिवेशन साइट होता है। जो रेगुलेटरी एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट जिसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंसेस, यूएस साइट अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंसेस से ही आपका बेट जो है वो बाइंड करता है, ये ध्यान रखें। और बाकी जो टीएडी होता है वो एक्टिवेटर साइट से बाइंड करता है। इसी ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में गैल-ओ-ग्राम का कांसेप्ट आता है। मैंने गैल-ओ-ग्राम आपको बताया हुआ है फंडामेंटल में, किसी को याद है? गैल-4 सिस्टम, गैल-ओ-ग्राम पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ये ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में कभी-कभी गैलेक्टोज को रखा जाता है, जिसमें हमने आपको 3 1 4 की कहानी समझाई थी, याद आ रहा है? एब्सेंस ऑफ गैलेक्टोज में जो है अगर गैलेक्टोज नहीं है तो गैल 1 का एक्सप्रेशन नहीं होगा, और अगर गैलेक्टोज है तो गैल 1 का एक्सप्रेशन होगा। अब इस गैल 1 के एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन के लिए 3 जीन्स रिस्पांसिबल है, 3 4 और 80। गैल 1 तो गैलेक्टोज के प्रेजेंस में ऑन होगा और ऑफ होगा, उसके लिए 3 जीन रिस्पांसिबल होते हैं। ठीक है, सो अगर गैलेक्टोज एब्सेंट होता है, जब गैलेक्टोज है ही नहीं तो गैल 3 एब्सेंट होता है। अब गैल 3 एब्सेंट होता है जिसकी वजह से गैल 80 जो है वो एक्टिव रहता है। अब गैल 80 एक्टिव रहता है तो वो गैल 4 को इनएक्टिव कर देता है, और गैल 4 को इनएक्टिव कर देता है जिससे कि ये यूएस पे बाइंड करके उसको ऑन नहीं करवा पाता, और जिसकी वजह से जो है ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है। हम इनकी स्टडी कर सकते हैं कि गैल 80 की 4 के साथ इंटरेक्शन, वही आप इसको इसके साथ बेट टीएडी वाला कांसेप्ट जो है यूज कर सकते हैं। तो उसी कंडीशन में गैल 4 जब इनएक्टिव होगा तो गैल 1 काइनेज का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, और इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा तो गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म की जरूरत ही नहीं है। याद रहे कि गैल 80 इनहिबिट द गैल 4 एंड गैल 3 इनहिबिट द गैल 80। कहने का मतलब एक 4 साल का बच्चा जो है गैल 1 को सिंथेसाइज कराना चाहता है, लेकिन एक 80 साल का बूढ़ा आके उसको इनहिबिट कर देता है। बंद करो ये सब। तो फिर उसी की 2 3 साल की जो ट्रेंड होती है वो 80 साल के बूढ़े को बंद करवा देती है। चुप रहिए दादाजी, हमें खेलने दीजिए, हम गैल 1 का एक्सप्रेशन कराते हैं। तो ये 3 और 4 एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं और 80 वाला जो है वो 4 को इनहिबिट करता है। ये कहानी है, ठीक है ना? गैल का सिस्टम समझिए। जब गैलेक्टोज एब्सेंट था तो 80 वाला जो है गैल 84 को इनहिबिट कर दिया था, जिससे पूरा सिस्टम बंद था। लेकिन जैसे गैलेक्टोज प्रेजेंट हो जाता है, गैल 3 आती है और गैल 80 को कहता है चलिए आप मेरे साथ बाहर चलिए, गैल 4 को छोड़ दीजिए। और गैल 4 फ्री होता है, एक्टिव होता है और गैल 1 काइनेज बनाता है, और जिससे ट्रांसक्रिप्शन ऑन होता है और फिर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। दिस इज द केस व्हेन द गैलेक्टोज इज एब्सेंट, गैल 80 इज एक्टिव। गैल 80 एक्टिव है तो गैल 4 से बाइंड करेगा, गैल 4 को एक्टिव रखेगा, और गैल 4 इनएक्टिव होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है। एंड व्हेन द गैलेक्टोज इज प्रेजेंट, जब गैलेक्टोज प्रेजेंट है तो गैल 3 एक्टिव। अब गैल 3 एक्टिव है तो गैल 80 को इनएक्टिव रखेगा, और गैल 80 इनएक्टिव है तो गैल 4 एक्टिव हो जाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। यही कहानी है। तो गैलेक्टोज से गैल 3, गैल 80, टैग गैल 4, गैल 1। अब इसी में समझिए कि अगर गैलेक्टोज एब्सेंट है तो गैल 3 इनएक्टिव है, गैल 80 एक्टिव है, और गैल 80 एक्टिव है तो ये जो है इनहिबिट कर देगा टीएडी को, गैल 4 इनहिबिट हो जाएगा, नो एक्सप्रेशन। सिर्फ गैल 80 जब खुश है बाकी सब इनएक्टिव है। जब आपका गैल 3 गैलेक्टोज होता है तो गैल 3 एक्टिव होता है तो गैल 80 को इनएक्टिव कर देता है, और फिर गैल 4 एक्टिव है, फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन भी एक्टिव होगा, और वहां पे जो है एक्सप्रेशन होगा गैल 1 का। दिस इज द केस। यही आपका गैलेक्टोज पूछा जाता है। समझ में आ रही बात? आप इसकी स्टडी भी कर सकते हैं, वही गैल 4 के साथ आप बाइंडिंग डोमेन कर लीजिए, और उसी के साथ जो है आप एक प्रे के साथ लेके आइए एक्टिवेशन डोमेन। अगर बेट और प्रे का इंटरेक्शन होगा, समझिए गैल 4 एक तरीके का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। आप ईस्ट टू हाइब्रिड मैकेनिज्म को कैसे यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि गैल 4 इज एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म और गैल 80 इनहिबिट कर रहा है। गैल 80 इज इनहिबिटर ऑफ गैल 4, इट इज अ इनहिबिटर ऑफ गैल 4, एंड गैल 4 हैज टू डोमेन्स, वन इज योर डीबीडी बिकॉज इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड अनदर वन इज अ टीएडी। अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ठीक है ना? तो वही चीज इन्होंने किया है कि देखिए गैल 4 का जो डीबीडी बाइंडिंग डोमेन है और गैल 4 का एक्टिवेशन डोमेन, ये दोनों मिलेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा रिपोर्टर जीन का। लेकिन आप इसके लिए आपको क्या करना है, दो अलग अलग हाइब्रिड बनाना है और चेक करना है दो प्रोटीन्स का। तो आपने गैल 4 का जो बाइंडिंग डोमेन है उसको बेट यानी एक प्रोटीन 1 जो कोई भी प्रोटीन जिसका आप इंटरेक्शन के लिए शो करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, उसको आपने बाइंडिंग डोमेन से जोड़ दिया जो बेट की तरह हो, जिसके पास एक्टिव साइट हो। अभी अकेला तो ऑन नहीं कर सकता है। सिमिलरली अगर गैल 4 के साथ सिर्फ प्रे हो तो भी नहीं कर सकता है अकेले, लेकिन जब ये दोनों हाइब्रिड एक साथ होंगे और यहाँ पे इंटरेक्शन होगा P1 और P2 का, अगर यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है बेट और प्रे जो है वो करीब आएंगे,
करीब आएंगे तो गैल4 का बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेशन डोमेन करीब आएगा, तो इससे जो है ये एक्टिवेशन डोमेन कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये आपका रिपोर्टर जीन लैक्जेट को बनाएगा, लैक्जेट बनाएगा आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के लिए एक सबस्ट्रेट देना पड़ेगा जो है एक्स-गैल, एक्स-गैल सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर की कंपोनेंट में। समझ में आया क्या, हाउ यू कैन यूज दिस गैलोग्राम एज वेल फॉर द योर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, ठीक है ना, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, सेम कांसेप्ट को, वही चीज है, बस हमने गैलोग्राम के साथ आपको बताया कि आप गैल4 को कैसे यूज कर सकते हो उसके टीएडी और डीवीडी को। आगे बढ़ा जाए, ग्रेट। नाउ देयर इज वन टेक्निक व्हिच इज नोन एज योर फास्ट डिस्प्ले। फास्ट डिस्प्ले के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा होता है फास्ट डिस्प्ले, क्यूब सा होता है। समझिए, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा शादियों का माहौल होता है और शादियों के माहौल में जो है दुल्हन के आसपास जो है कुछ लड़कियां जानबूझ के रहना चाहती है कि मेरे साथ दुल्हन के साथ मेरा भी फोटो आ जाएगा, तो मेकअप वेकअप जो करके आई होती है, 2-4 किलो जो आटा पोतली होती है ना, तो वो हमेशा जो है दुल्हन के साथ रहेंगी, ये कर दूं वो कर दूं, थोड़ा थोड़ा सही करती रहेंगी ताकि जो है उनके ऊपर भी फोकस बरकरार है। हाँ हाँ, ये भी है, ये है एक्चुअली होता है ना, आपने देखा होगा दूल्हे के साथ भी ऐसे होते हैं, भले शक्ल जो है एकदम, मतलब क्या ही मैं बोलूं, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, दूल्हे के साथ जो होते हैं, लेकिन अपने आप को वो लोग सलमान खान से कम नहीं समझते कॉन्फिडेंस में, है ना, उनको लगता है कि भाई यही सलमान खान है। हाँ हाँ, वही मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता हूँ जो आप बोल सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। तो बट ठीक है, वैसा कंडीशन होता है। कुल मिला के ये होता है कि हमारी फोटो आ जाए तो हम दूल्हे के साथ रहते हैं, या हमारी फोटो आ जाए तो दुल्हन के साथ रहते हैं, ऐसे कुछ लोग जो है होते हैं। वैसे ही फास्ट डिस्प्ले, फास्ट डिस्प्ले अपने सरफेस पे एक प्रोटीन को डिस्प्ले करता है, जो कि एक तरीके से समझ लीजिए दूल्हा या दुल्हन की तरीके से हम अपने प्रोटीन को उसके साथ रख लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये प्रोटीन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो ये जो है फास्ट उसको बाहर डिस्प्ले कर देगा, और अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो बाहर डिस्प्ले नहीं करेगा, दैट्स द फास्ट डिस्प्ले, ठीक है, ये है फास्ट डिस्प्ले। सर की शादी में सब स्कूल ड्रेस पहनेगा, ये क्या था भाई, अपनी जोक मार के अपनी हंस रहे हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फास्ट डिस्प्ले। हो गया, वापस आओगे। Fast display is a laboratory technique which is used to study the protein interaction or the protein peptide interaction or the protein DNA interactions, ठीक है ना। नाउ बैक्टीरियोफाज के ऊपर बात करें तो ये फाज बैक्टीरियोफाज जो कई सारे वायरसेस और कई सारे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें कि M13 है, T4 है, T7 है, लैम्डा फाज, इनमें से M13 फाज सबसे कॉमनली यूज किया जाता है फॉर डिस्प्ले वन। द प्रिंसिपल इज दैट डीएनए इंकोडिंग द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, हम जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को चेक करना चाह रहे हैं उसका डीएनए लेते हैं, और प्रोटीन 3 जो जीन एनकोड करता है वायरस के लिए, जो कि आइदर माइनर और मेजर कोड प्रोटीन है वायरस के, उनमें हम दे देते हैं। अब ये प्रोटीन एक्सोजीनस है, जब ये वायरस सरफेस पे एक्सप्रेस होंगे तो उसके साथ हमारा प्रोटीन भी जा सकता है। द टारगेट मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज बेट प्रोटीन पेप्टाइड और डीएनए इज इमोबिलाइज्ड ऑन द सर्फेसेस, अगर वो वहां पे रहेगा तो बाइंड कर सकता है, और अगर डिस्प्ले करेगा तो हम आसानी से उसको जो है देख सकते हैं कि हमने अपने बेट प्रोटीन को क्या किया है, वो एक इमोबिलाइज कर रखा है प्लेट पे, और उसी पे हमने फास्ट जो डिस्प्ले जो करेगा प्रोटीन और पेप्टाइड, उस डिस्प्ले से हम इंटरेक्शन करा देंगे, अगर इंटरेक्शन होगा तो बोलेंगे ठीक है, नहीं होगा तो नहीं, कंडीशन बन रहा है। जैसे जरा समझिएगा, ये फिलामेंटस फास्ट M13, इस M13 के ऊपर कई सारे प्रोटीन है, प्रोटीन 3 है, यहाँ पे प्रोटीन 6 है, प्रोटीन 8 है, इसके साथ प्रोटीन 7 है और प्रोटीन 9 है। प्रोटीन 3 सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है फॉर योर डिस्प्ले वन, क्योंकि अगर ये इसका जो कह सकते हैं स्पेसर आर्म होता है, इस प्रोटीन को काफी आगे लेके जाता है, जैसे हिंड्रेंस कम होता है, तो इससे अगर हम कोई प्रोटीन देते हैं तो उस पर डिस्प्ले करेगा, और इस डिस्प्ले प्रोटीन का इंटरेक्शन जो हम चेक कर सकते हैं विद बेक प्रोटीन कंडीशंस। अब डिस्प्ले कराने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो करना होता है दैट इज लाइक यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि फेज डिस्प्ले का जो वेक्टर है उसमें हमें अपने पेप्टाइड को यूज करना होता है, डिस्प्ले पेप्टाइड को और फेज के कोर प्रोटीन को। अब ये जब एक्सप्रेस हो रहा होगा तो डिस्प्ले पेप्टाइड के साथ साथ हमारा प्रोटीन भी होगा, जैसे समझिए यहाँ पे सेम कंडीशन हैपेंस हियर। इस चीज को जो है थोड़ा सा जूम करके दिखाया जा रहा है कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इस जीनोम को, कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है M13 फाज में, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो है ये सीक्वेंसेस वायरस का होता है, उसी में हम अपना क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, जिसमें कि एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी दे रहे हैं सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग के लिए, साथ ही में ये G3P सिग्नल पेप्टाइड का स्टार्ट साइट है। अब इसी पे यह POI यानी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने वो सीक्वेंस रखा है जहां जो कि प्रोटीन बनाएगा, द सीक्वेंसेस एनकोडिंग द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। बीच में हमने एक लिंकर पेप्टाइड रखा है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर पेप्टाइड को लिंक करेगा, एंड उसके पीछे जो है एक्चुअली में जो G3P प्रोटीन है, जो G3 ग्रुप प्रोटीन होता है वो बनाता है। हमेशा हम जो है G3P प्रोटीन के पहले ही अपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को रखेंगे, ना कि बाद में, क्योंकि पता लगा वायरस जो है वो इसको बनाने के बाद वहीं पे स्टॉप कर दे और आगे बनाए ही ना, क्योंकि वायरस को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये तो हम जबरदस्ती उसके साथ जोड़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको आगे रख रहे हैं, क्योंकि अगर ये एंट्री कर गया या ये बन गया तो ये तो बन ही जाएगा, क्योंकि वायरस इसको बनाने के चक्कर में ये भी बनाएगा। इसीलिए इसका जो सिग्नल पेप्टाइड हमने यहाँ रखा है, और सिग्नल पेप्टाइड के बाद ये इंसर्ट किया कि कंफ्यूज कर दिया वायरस को कि ये इसको बनाना ही पड़ेगा, मजबूर कर दिया एकदम, क्योंकि अगर हम सिग्नल पेप्टाइड को यहाँ रखते हैं तो फिर भी नहीं बनाता ये। इसीलिए प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का जो जीन है वो G3P के सिग्नल पेप्टाइड और एक्चुअली G3P के बीच में है, और उसके साथ बीच में लिंकर भी दिया ताकि इस प्रोटीन से ये लिंक हो सके। कई बार क्या होता है कि क्योंकि फास्ट प्रोटीन है, ये कोई और प्रोटीन है, दोनों आपस में लिंक नहीं हो रहे हैं, तो हम एक लिंकर पेप्टाइड देते हैं। अब जैसे ही आपने फाज में दे दिया, फाज इसके लिए प्रोटीन बनाएगा, ये अलग अलग प्रोटीन अपने साथ बनाएगा, जैसे G9 G7 G8 सरफेस पे, ये है G6 और ये है G3P। अब G3P जो है इसके साथ ये लिंकर पेप्टाइड जो आपने दिया था बीच में, और ये आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है। दिस प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज एक्चुअली द प्री, ये प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एक्चुअली क्या है, ये है प्री। अब हमें बीट के साथ इसको बाइंड करना है, तो उसके लिए हम अब इसको क्या करते हैं, सरफेस पे लेके जाते हैं, मतलब हमने ऑलरेडी सरफेस क्रिएट कर रखा है लाइक दिस वन। अब इस कंडीशन में जो है ओके, सरफेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, दिस वन।
अब देखिए इसमें कि हमने एक सरफेस क्रिएट कर रखा है। अब इस कंडीशंस पे ऑलरेडी हमने बेट को फिक्स कर दिया। ये हमारा जो बेट है वो फिक्स है। अब जो भी फाज यहाँ पे आएगा वही फाज जुड़ेगा जिसके पास प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी कोई फाज एंट्री नहीं करेगा। मतलब अब ये फाज जो अपने G3P के साथ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जुड़ा था वही फाज ही यहाँ पे एंट्री करेगा, वही फाज ही जुड़ेगा और कोई नहीं जुड़ सकता। तो जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन आपको बता देगा, वही इंटरेक्शन बताएगा कि यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरीके से जो है आप फास्ट डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं कि ये फास्ट पे किया हुआ डिस्प्ले प्रोटीन को, एक प्रोटीन को वहां डिस्प्ले करा रहे हैं और एक को आप फिक्स कर रहे हैं ऑन टू द साइड। वही चीज यहाँ पे थी जो मैंने आपको बताया था इनिशियली कि आप एक टारगेट मॉलिक्यूल को जो है वो क्या कर रहे हैं, इमोबिलाइज कर रहे हैं सरफेस पे, और पेप्टाइड जो कि फास्ट डिस्प्ले प्रोटीन पेप्टाइड को कर रहा है स्पेसिफिकली बाइंड करेगा टारगेट मॉलिक्यूल जो आपके सरफेस पे जो इमोबिलाइज है उसको बाइंड करेगा, और बाकी के जो नॉन बाइंडेड है वो वॉश ऑफ हो जाएंगे, वो वॉशिंग आउट हो जाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इस तरीके का कंडीशन तो है, बट अगर सरफेस को मैं देखूं तो कई सारे ऐसे फाज होंगे जो वॉश आउट होंगे, जो नॉन बाइंडेड है वही होगा। जैसे जहां जहां पे आपके बेट प्रोटीन्स हैं, जहां बाइंडेड होंगे वहीं पे फाज होंगे, बाकी की जो है वो सिर्फ ऐसे ही बेट फिक्स होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली अलग अलग प्रोटीन हम रख सकते हैं। प्रोटीन 1 है, ये प्रोटीन 2 है बेट, ये प्रोटीन 3 है, ये प्रोटीन 4 है, ये प्रोटीन 5 है, ये प्रोटीन 6 है। अब हमने जो प्रोटीन रखा है इस फाज के साथ, ये मान लेते हैं एक्स प्रोटीन है, तो इन सभी में से जिसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा वो आपका यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो प्रोटीन 2, 5 एंड 6 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बाकी के साथ नहीं कर रहा है, बाकी के साथ वॉश आउट हो गए। सो वी कैन सी दैट कि एक्स प्रोटीन जो हम चेक करना चाह रहे थे, एक्स प्रोटीन का इंटरेक्शन किसके साथ है, P2 के साथ, P5 के साथ एज वेल एज P6 के साथ। वी कैन चेक इट। समझ में आ रही बात या नहीं? या आप सिर्फ एक प्रोटीन के साथ भी चेक कर सकते हैं कि एक्स का बाइंडिंग वाई के साथ है भी कि नहीं। अब अगर आपको एक्स को वाई के साथ चेक करना है तो सिर्फ एक सिंगल कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। सो दिस इज योर फास्ट डिस्प्ले। ये फास्ट डिस्प्ले, पहले एक प्रोटीन को फास्ट के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं और उस डिस्प्लेड पेप्टाइड को क्या करते हैं कि वो एक बेट प्रोटीन जो कि फिक्स रहता है या इमोबिलाइज्ड रहता है किसी सरफेस पे, आप उससे हाइब्रिडाइज कराते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां पे बाइंडिंग होगी, और नहीं होगा तो वो वॉश आउट के टाइम पे बाहर निकल जाएगा। दैट इज द कंडीशन। दिस इज योर फास्ट डिस्प्ले टेक्निक। क्लियर है? ग्रेट। इसके अलावा ये जो एक इन्फॉर्मेशन है इसके आगे, इस इन्फॉर्मेशन को खारिज कर दीजिएगा। दिस इज अ रॉन्ग स्लाइड। मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि पीडीएफ में जब डाउनलोड करेंगे तो गड़बड़ ना हो, क्योंकि डिलीट नहीं किया जा सकता जब हम अपलोड कर लेते हैं उसके बाद। तो हमने दो टेक्निक पढ़ी, मैंने यहाँ पे जो बताया था ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में एंड फास्ट डिस्प्ले, ये दोनों आपको समझ में आया कि कैसे यहाँ पे आप बेट और प्रे का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, और कैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे बेट के साथ आपका डीवीडी होगा एंड प्रे यूज कर रहे थे, और प्रे के साथ टीएडी होगा, ये इसी के थ्रू चेक कर रहे थे। यहाँ पे जो था G3P के साथ आप जनरली टीएडी को रखते हैं, और इसके साथ बेसिकली टीएडी और जो बेट होता है, मतलब एक टीएडी नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं G3P के साथ आप प्रे को रखते हैं, और यहाँ पे जो है बेट आपका फिक्स रहता है सरफेस पे, और फिर इंटरेक्शन चेक करते हैं, तो वो ये आपका यहाँ पे हो गया फास्ट डिस्प्ले। ये दोनों टेक्निक समझ में आया। इसके बाद हम बात करें फ्रेट के बारे में, फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, FRET। समझ में आया तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, फ्रेट टेक्निक थोड़ा सा अच्छा और यूनिक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं फ्रेट शुरू करने वाला हूँ। इस यूनिट के नोट्स कैसे बनाएं समझ में नहीं आ रहा, एक तो अलग ही डाउट लेवल आता है। ये लोग वही लोग हैं, इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है इन लोगों के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए दो तो ये लोग कहते हैं ये लोग वही लोग हैं, अनन्या पांडे टाइप के, सब कुछ अवेलेबल, लेकिन जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना है इन लोगों को। ठीक है ना? अरे भाई साहब, करोड़पति हो आप लोग, पूरा नोट्स वीरेंद्र सिंह बना दे रहे हैं, यूज करके पढ़ो ना। अब इसमें भी नोट्स बनाना है तो मेरी बनाओ, नहीं तो बुक चाहिए तो बुक ले लो, बताओ मैं दे दूंगा। चाहिए बुक, चलो ठीक है, मैं मंडे को मुझे रिमाइंड करा देना कोई, मैं बुक का लिस्ट बता दूंगा, कई सारे बुक्स है। ठीक है, 2-3 बुक तो आरडीटी का ही है, टीए ब्राउन, जीन का एक है प्रिमरोज, एक है आपका विल्सन एंड वॉकर, एक है बायो एनालिटिकल टेक्निक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, ढेर सारा गूगल एंड रिसर्च पेपर जो भी आप बोल सकते हैं। ये सारे सोर्सेज है जो मुझे भी याद आ रहे हैं। कुछ और सोर्सेज है जैसे फर्मेंटेशन के लिए जो है विटेकर, पीएम दौरान, टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए आईआर फ्रेशने, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए एक और बुक है वो बीडी, मुझे एग्जैक्टली याद है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बीडी सिंह। ठीक है, और मैं बाकी का बता दूंगा, बायोसेंसर्स एंड ऑल के लिए कौन कौन से बुक यूज करने हैं मैं अच्छे से बता दूंगा। 20 कम से कम 20 लिस्ट निकल के आ जाएंगे ना, इनसे आप पढ़ सकते हैं। जहां जहां से मैंने थोड़े तो भले 4-4 एक-एक पेजेस ही लिए हैं, बट कहीं ना कहीं से लिए हुए हैं, क्योंकि मैं बैठ के तो अपनी लाइन लिख नहीं रहा हूं, साइंस है और साइंस में हम किसी ना किसी रेफरेंस से काम करते हैं, तो यही सब डिफरेंस है। ठीक है, कर लो आराम से। आपकी स्लाइड सर पूछ रहे हैं कैसे करें नोट, करना ही क्यों है नोट? अब स्लाइड में लिखा होगा भी नोट करना, मैं बताऊं? पीडीएफ प्रिंट करो पढ़ो, नहीं तो प्रिंट आप पीडीएफ ओपन करो, हाथ से लिखो आराम से। ठीक है, देखो कितने क्यूट बच्चे हैं, मैं यहाँ पे डाउट पूछ रहा हूँ और देख मान लीजिए कहाँ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो कहाँ का क्वेश्चन है, अगर जो लोग जानता होगा कि ये फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस कहाँ आएगा, और उनको आज जानना है अभी। भाई सबर कर लो यार, क्या क्या स्टैंडर्ड सेट कर दो। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगा, एक टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है पीडीएफ में ऑलरेडी, मैं जितनी नेसेसरी चीजें होती है वो लिख लेता हूँ, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोलता हूँ वो आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, डाउट की कितनी टूट गई। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ब्रो, इतनी मेहनत इसलिए की जाती है कि आपको बना बनाए नोट्स मिल सके, नहीं तो मुझे क्या है, मैं भी बुक के चीजें स्निप कर करके ले आता। मैंने देखा हुआ कई लोग यूट्यूब पे पूरा बुक ही पढ़ा डालते हैं, विल्सन एंड वॉकर खोल लेंगे और वो पेज स्लाइड डाउन करके चल रहा होता है, तो कितने लोग सीधे सीधे बुक को एकदम वो करके ले आते हैं, एकदम बुक ही पढ़ रहे होते हैं। मैं भी कर सकता हूँ, पागल नहीं है वो भाई,
ऐसे मत बोलो। वो जो होता है कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक्सट्रैक्शन में मेहनत लगती है और उतना टाइम हर किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, आराम से आराम से। देखा, चलो ठीक है, हो गया। सबकी अपनी 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 स्टाइल है पढ़ाने का, जो समझ में आता है वो पढ़ो। यूनिट नंबर 13 के लिए स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे मत भागना, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, पगला जाओगे, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल नहीं है। लाइक अदर यूनिट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और लाइक योर प्लांट फिजियोलॉजी, ऐसे बुक्स के लिए, ऐसे यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है। आपके नोट सफिशिएंट है? नहीं भाई, मेरे नोट सफिशिएंट नहीं है। ये एलकेजी के नोट्स दिए जा रहे हैं, इससे सिर्फ आप एलकेजी और यूकेजी में जो है वो यूज कर सकते हैं। बाकी के सीएसआईआर के लिए आपको बहुत एडवांस लेवल के नोट्स चाहिए। जो सपाट, चलिए वापस आइए, पढ़िए पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए उतना ही बहुत है। आगे बढ़ूँ मैं? हो गया वो आप लोगों का नोट्स वोट्स करने का पक्का। तो बड़े मासूम बच्चे हैं आप। ठीक है, फ्रेट के ऊपर बात कर रहा था मैं। फ्रेट, सर आपने डाउट, मैंने डाउट पूछा था तो ये थोड़ी डाउट होता है, ये सब तो एमएससी करके आए हो, पीएचडी करने जा रहे हो। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं, मतलब ठीक है मैं नहीं मानूंगा सभी लोग एक जैसे हैं, बट ये सब डाउट थोड़ी होता है, तो कॉमन सेंस है। तो ठीक है, कोई बात नहीं ब्रो, होता है। कई लोग नहीं उतना जानते हैं, कई लोग उतना नहीं पढ़ पाते, बट ठीक है। ऑन अ सीरियस नोट, जितनी भी चीज़ आपको प्रोवाइड की, अभी तक तो मैं मजे ले रहा था हर एक चीज़ का, बट ऑन अ सीरियस नोट जितनी भी चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है वो सभी चीज़ें एनफ है। उतना ही आप पढ़ ले तो आपका सीएसआर आराम से क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि 100% क्वेश्चंस को कवर अप करेगा या 100% सिलेबस को कवर अप करेगा, मैं एनफ की बात कर रहा हूँ, उससे सीएसआर हो जाएगा और आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए गूगल की हेल्प ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ मिसिंग है तो गूगल लेके नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, बात खत्म, वो भी खान। ठीक है, चलो फ्रेट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक, ये भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए जब हम इसको यूज करते हैं, जरा समझिए कि यहाँ पे जो है एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। इस फ्रेट को पहले समझते हैं, FRET। अब बीच में ब्रेक के लिए मत बोलना क्योंकि ब्रेक हो चुका है। फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ने से पहले बहुत सीधी सी बात है, जरा समझिए। ठीक है, एनालॉजी बता देता हूँ फटाफट। एक नर है जो पैसे कमाता है और उसकी जो मादा है वो उसके साथ नहीं है। ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक नर है जो पैसे कमाता है, इसके अकाउंट में सैलरी आई और ये सैलरी खुद ही उड़ाएगा। ठीक है ना, ये नर इसके पास सैलरी आई तो सैलरी खुद ही उड़ाएगा क्योंकि अकेला है, सिंगल है। ठीक है ना, सिंगल है, इसके पास इसकी मादा जो है वो दूर है, इसके पास नहीं है। लेकिन अगर एक नर है और इसकी मादा जो है इसके बगल में है, तो अगर इसके पास सैलरी आई तो बिना कुछ जाने पहचाने, बिना कुछ सोचे समझे, जब मादा इसके करीब है तो ये मादा इससे कहेगी कि चलो अब सारी सैलरी मुझे वापस करो जो तुम उड़ा रहे थे, पूरी की पूरी इसकी सैलरी ले लेगी और फिर वो खर्चे करेगी। ठीक है ना, यही कहानी है फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर का। जैसे यहाँ पे मनी का ट्रांसफर हो रहा है जब मादा नर के करीब थी, वैसे ही यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है जब प्रोटीन करीब होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो करीब के टाइम पे जब होता है फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? एक सिचुएशन से बार बार डोनर एक्सेप्टर की कहानी चलती रहती है, मतलब इक्विलिब्रियम ऑन ऑफ रेजोनेंस जो है वो चल रही है। फिलहाल के लिए जरा समझिएगा कि एक प्रोटीन या कोई भी एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है, हम फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होगा। अब ये डोनर, मैं फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, दिस इज अ डोनर फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल। हर एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो एक फ्लोरेसेंट एनर्जी को इमिट कर सके। तो इस पर्टिकुलर डोनर को लिए एक एक्साइटेशन वेवलेंथ चाहिए या एनर्जी चाहिए, एक्साइटेशन वेवलेंथ या एनर्जी। हमेशा अब यहाँ पे आपको आइंस्टाइन की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने बताया था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड E इज इक्वल टू h न्यू, प्लांक्स कांस्टेंट अगर याद हो, एंड E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। अगर आपने यहाँ पे पता किया हो या जानते होंगे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यानी अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगा और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम। अब ये इक्वेशन किसने दिया था ये मेरे को आइडिया नहीं है, आइंस्टाइन ने तो E इक्वल टू mc स्क्वायर दिया था। ठीक है, मैं भूल चुका हूं, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन नहीं है ब्रो, ये भी मैं बता सकता हूं। प्लांक्स इक्वेशन बोलते हैं जहां तक मुझे याद है ना, मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक इनका नाम से एक इंस्टीट्यूट भी चलता है। फिलहाल के लिए जो है, तो फिलहाल एक्साइटेशन एनर्जी हमने दिया और हमें पता है कि हमेशा हम जितनी एनर्जी या कोई भी एटम लेगा उससे कम एनर्जी ही वो इमिट कर पाएगा क्योंकि कुछ एनर्जी तो लॉस कर देगा। तो यहाँ पे जो एक्साइटेशन एनर्जी है फिर ये एनर्जी को फ्लोरेसेंट करेगा जिसको एमिट करना बोलते हैं। एमिट जो करेगा वही आपका फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेसेंट एनर्जी है। तो फ्लोरेसेंट एनर्जी जो है हमेशा कम होगा क्योंकि कुछ लॉस हुआ होगा। तो वी कैन से दैट कि अगर मैं एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं, E इज द एनर्जी, EX बोले तो एक्साइटेशन एंड E इज द एनर्जी, F बोले तो फ्लोरेसेंट या इमिशन। सो वी कैन सिंपली से दैट कि EF शुड बी लेस देन E एक्साइटेशन, राइट। कभी कभी हम इसको कैपिटल EEM भी बोलेंगे, दैट इज इमिटेंस एनर्जी, इमिट करने वाला, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्लोरेसेंस और इमिशन एक ही बात है। अब यहीं पे लैम्डा की बात करें, अगर एनर्जी कम हो रही है तो लैम्डा ज्यादा होगा, यानी जो एक्साइटेशन का वेवलेंथ होगा और जो इमिशन का वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, इमिशन या फ्लोरेसेंस का वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगा। तो अगर मैं बोलूं तो लैम्डा F शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा एक्साइटेशन। ये सभी को समझ में आ रहा है क्या? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेक्ट्रा कि जब भी कोई एटम जो है वो फ्लोरेसेंट करेगा तो उसका वेवलेंथ पहले से ज्यादा ही होगा, दैट्स अ सिंपल वन।
कि एनी एटम जो फ्लोरेसेंस शो कर रहा है वो पहले से ज्यादा ही होने वाला है। अब जरा समझिए कि ये एक डोनर है, इसके आसपास कोई एक्सेप्टर नहीं था, इसी वजह से ये खुद एनर्जी ले रहा था और खुद ही इमिट कर रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके साथ एक्सेप्टर भी आ जाए। अब डोनर के बगल में एक्सेप्टर आ जाए, यहाँ पे डिस्टेंस की कंडीशन है, कितना क्लोज होना चाहिए। डिस्टेंस शुड बी लेस देन 100 एंगस्ट्रॉम और लेस देन 10 नैनोमीटर। 100 एंगस्ट्रॉम से करीब तभी काम बनेगा। अब डिस्टेंस जब करीब हो गए, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। अब डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक कहानी होनी चाहिए, क्या कि डोनर का एक एक्साइटेशन वेवलेंथ होगा, है ना, इसका एक एक्साइटेशन होगा, तो एक एक्सेप्टर का भी तो होगा। अब यहाँ पे एक कहानी ये बनेगा कि देयर विल बी रेजोनेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। वो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस का मतलब ये है कि जो डोनर का इमिशन है, कि लेमडा ऑफ द इमिशन ऑफ डोनर, जिस वेवलेंथ पे जो डोनर इमिट करेगा वही वेवलेंथ आपका लेमडा एक्साइटेशन होना चाहिए एक्सेप्टर का। समझिए कि जितना वेवलेंथ इसको एक्साइट करने के लिए चाहिए, अगर वो यही इमिट करे तो ये कहेगा कि मुझे दे दो भाई, तुम बाहर क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम यहाँ पे फ्लोरेसेंस क्यों कर रहे हो, मुझे दे दो, मैं एक्साइट हो लेता हूं। सो दैट काइंड ऑफ कंडीशन कि इसको एक्साइट करने के लिए जो वेवलेंथ चाहिए वो अगर ये इमिट करेगा तभी काम बन पाएगा। पता लगा कि अगर उतना वेवलेंथ नहीं मिला तो ये काम नहीं बनेगा। एंड दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ रेजोनेंस बिटवीन द एमिशन ऑफ अ डोनर एंड एक्साइटेशन ऑफ द एक्सेप्टर। तो अब देखिए लेमडा एक्साइटेशन डोनर किया, अब लेमडा इमिशन करेगा यहाँ पे और एक्साइटेशन जाएगा डोनर का, यानी कि लेमडा इमिशन ऑफ अ डोनर शुड बी इक्वल टू द लेमडा एक्साइटेशन ऑफ अ एक्सेप्टर, राइट। अब एक्सेप्टर ने उस पूरे लेमडा को अपने अंदर ले लिया और फिर अब ये फ्लोरेसेंस शो करेगा। सो दिस लेमडा emission of acceptor हो जाएगा, and that should be the fluorescence. So this phenomena यहाँ पे देखिए कि एक रेजोनेंस हुआ है, there is a fluorescent resonance energy transfer। जो ये फ्लोरेसेंट वेवलेंथ था, एमिशन वेवलेंथ को ये बोलते हैं फ्लोरेसेंट वेवलेंथ, तो लेमडा फ्लोरेसेंस ऑफ डोनर, ये फ्लोरेसेंट वेवलेंथ का अगर रेजोनेंस हो रहा है एक्साइटेशन ऑफ एक्सेप्टर से, तो ये एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहा है, इसी नाम पे है फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अगर डोनर के फ्लोरेसेंट का रेजोनेंस एक्सेप्टर के एमिशन से होता है तो यहाँ पे पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाएगी एक्सेप्टर के लिए, डोनर कोई भी फ्लोरेसेंट नहीं करेगा। यही तो मैंने आपको नर और मादा वाला बताया था कि अगर नर और मादा का रेजोनेंस हुआ तो पूरा नर अपनी पैसे को ट्रांसफर कर देता था मादा के पास, वैसे जब इनके बीच में रेजोनेंस हुआ तो पूरा एनर्जी जो है ट्रांसफर कर देता है डोनर एक्सेप्टर के पास। दैट्स द फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। क्लियर है? यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन है रेजोनेंस के अलावा, दैट इज डिस्टेंस। रेजोनेंस के साथ साथ एक और कंडीशन है, वो है डिस्टेंस। अब इसी कांसेप्ट को यूज करेगा प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, कि अगर आपका डोनर और एक्सेप्टर दूर है, सो देयर विल नॉट बी द इंटरेक्शन, देयर विल नॉट बी द फ्रेट फिनोमेना। आर यू गेटिंग द कंडीशन कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने डोनर और एक्सेप्टर को प्रोटीन के साथ मर्ज कर दिया, लाइक दिस वन, आई हैव टू प्रोटीन्स, मेरे पास एक प्रोटीन ऐसे है और एक प्रोटीन ऐसे। सी अब ये क्या है कि ये प्रोटीन 1 एंड दिस इज अ प्रोटीन 2। अब इस प्रोटीन पे जो है हमने कर दिया, जोड़ दिया था, ये है डोनर और ये एक्सेप्टर। ऑल्दो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट बिकॉज यहाँ पे P1 एंड P2 इंटरेक्ट नहीं करेंगे, है ना, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हो सकता है, या तो P1 और P2 दूर दूर हो, या तो P1 और P2 करीब करीब हो, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये कंडीशन बन रहा है कि हियर P1 एंड P2 नो इंटरेक्शन। अब देखिए डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन 100 एंगस्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 100 एंगस्ट्रॉन है। अब डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा कि नो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, कोई भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। अब कोई प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो नो फ्रेट फिनोमेना, कोई भी फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर जो है वो होगा नहीं, और कोई फ्रेट फिनोमेना नहीं होगा तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा, फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा, इट इज जनरेटेड बाय डोनर। फ्लोरेसेंस जनरेटेड बाय डोनर, डोनर करेगा। जब फ्रेट फिनोमेना नहीं होगा तो इसको एक्साइटेशन वेवलेंथ मिलेगी और यही इमिट करेगा, यही लेमडा फ्लोरेसेंस करेगा और ये लेमडा एक्साइटेशन, राइट। ये कंडीशन आपके साथ चल रहा है। नाउ इफ देयर इज इंटरेक्शन, अब देखिए यहाँ पे दोनों करीब है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है द डिस्टेंस इज लेस देन 100 एंगस्ट्रॉम। अब डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम से कम है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा। अब प्रोटीन प्रोटीन अगर इंटरेक्शन होता है तो फ्रेट का फिनोमेना होगा, ठीक है ना, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर होगा, और इसकी वजह से जो फ्लोरेसेंस होगा अब कौन करेगा, फ्लोरेसेंस बाय एक्सेप्टर। ठीक है, ये कहानी क्लियर है क्या? यहाँ पे ये एक्साइटेशन तो लेगा लेकिन ये एनर्जी इसको दे देगा और यहाँ से ये फ्लोरेसेंस करेगा। अब ये समझने की जरा सा कोशिश करिए कि यहाँ पे जो लेमडा एफ होगा विदाउट इंटरेक्शन और एक लेमडा एफ है विद इंटरेक्शन, एक विद इंटरेक्शन है और एक विदाउट इंटरेक्शन है। अब दोनों में देख के और सोच समझ के बताइए कि लेमडा एफ किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, विदाउट वाले का कि विद वाले का, जिसमें इंटरेक्शन हुआ है। अगर मैं इस केस को फर्स्ट बोलूं और इस केस को सेकंड बोलूं तो सेकंड केस में ज्यादा होगा, क्योंकि लेमडा एफ जो है विद इंटरेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर करा फिर कुछ लॉस होगा, फिर जो है और बाद में जाएगा, तो जैसे जैसे आगे इंटरेक्शन होगा वैसे और वेवलेंथ बढ़ेगा, राइट। तो एक्सेप्टर जब करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेमडा एफ हायर होगा एज कंपेयर टू द हियर जब इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर? ये कांसेप्ट आपके साथ बनता है विब्ग्योर की कहानी। अब यहाँ पे जो है आपको ये पता होना चाहिए विब्ग्योर वाला कांसेप्ट, जरा समझिए, देवियोर और सज्जनों। ठीक है, कि जैसे मैंने यहाँ पे वही चीज बताया था कि व्हेन सेम कांसेप्ट प्रोटीन 2 नो इंटरेक्शन करेगा, नो फ्रेट नो फ्लोरेसेंस ऑफ द डोनर, ये डोनर करेगा फ्लोरेसेंस, इंटरेक्शन होगा तो फ्लोरेसेंस एक्सेप्टर करेगा। यहाँ पे जो है लेमडा एफ फ्लोरेसेंस जो है हमेशा इंसिडेंट या एक्साइटेशन से ज्यादा ही होता है। अब इसमें जो है विब्ग्योर का कांसेप्ट आपके पास आएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर डिस्टेंस जो है 100 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है या 10 नैनोमीटर से ज्यादा तो फ्रेट फिनोमेना कभी नहीं होगा, और अगर जो है कम होगा तो फ्रेट फिनोमेना होगा। अब जैसा समझिए कि अगर सिर्फ आपके पास एक प्रोटीन था जिसमें हमने 480 नैनोमीटर दिया एक्साइटिंग वेवलेंथ, अब ये जो वेवलेंथ इसका फ्लोरेसेंट वाला होगा हमेशा इससे ज्यादा ही होगा। अब ये लेमडा एफ इसके लिए होगा 580, अब ये जब एक्साइट करेगा या फ्लोरेसेंट करेगा तो इस 580 से ज्यादा होगा, इसी वजह से जो फाइनल वाला है वो पहले वाले से ज्यादा फ्लोरेसेंट कर रहा है। एंड यही चीज आपके साथ कंडीशन बन गई थी। तो रेजोनेंस करने के लिए आपको मैंने बताया था कि ड्यू टू रेजोनेंस होने के लिए इस जो डोनर का फ्लोरेसेंट है और जो एक्साइटेशन है एक्सेप्टर का, इनमें ओवरलैपिंग होनी चाहिए।
जरा देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक्साइटेशन है आपके डोनर का और ये फ्लोरेसेंट है आपके डोनर का और ये एक्साइटेशन है आपके एक्सेप्टर का। देयर शुड बी अ स्लाइट ओवरलैपिंग, मतलब इनमें रेजोनेंस होना चाहिए, तभी जाके जो है वो होगा। इसके वेवलेंथ और इसमें जो है रेजोनेंस होना चाहिए। यानी हम ग्राफ के बेसिस पे बात करें तो देयर शुड बी अ स्लाइट ओवरलैपिंग एट लीस्ट इन द फ्लोरेसेंस ऑफ डोनर एंड एक्साइटेशन ऑफ द एक्सेप्टर। इनके बीच में रेजोनेंस होना चाहिए, तभी जाके आपका जो है ट्रांसफर होने वाला है। सी द लैम्डा एफ ऑफ डोनर एंड लैम्डा एक्साइटेशन ऑफ एक्सेप्टर, इनके बीच में ओवरलैपिंग है तो फ्रेट का फिनोमेना होगा, और अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं है तो कोई भी फ्रेट का फिनोमेना नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग द कंडीशन और नॉट? सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वही है, बस ग्राफ में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर शुड बी अ कॉमन, देयर शुड बी अ ओवरलैपिंग, देयर शुड बी सम कॉमन वैल्यूज। ओके, अब इस चीज को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर प्रोटीन जो है, जरा देखिए ये है विबग्योर का कॉन्सेप्ट। 400 से लेकर 780 तक जो है ये पूरा वेवलेंथ का वेरी करता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपने सुना होगा इसके बारे में, है ना? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम। ठीक है, इसीलिए आपको ज्यादातर रूट साइड्स पे रेड लाइट लगते हैं क्योंकि उनका वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं और वायलेट वगैरह की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास, समझिएगा जरा सा, कि कोई भी फ्रेट का फिनोमेना नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वो उसके n+2 के आगे जाएगा। अगर फ्रेट का फिनोमेना नहीं हो रहा है तो फ्लोरेसेंट वाला वेवलेंथ कुछ इस तरीके से शिफ्ट करता है। अगर फ्रेट का फिनोमेना हो रहा होगा तो n+4 की कंडीशंस पे जाएगा। मतलब जरा एग्जांपल के थ्रू समझिए मैंने क्या बोलने की कोशिश किया। विबग्योर आपको ध्यान होना चाहिए। अगर मैं विबग्योर में बोलूं अगर ये n है तो ये n+1 होगा इंडिगो, फिर ब्लू इसका n+2 होगा। अगर ब्लू हमारा n है तो उसके लिए येलो n+2 होगा। ठीक है, अगर ग्रीन हमारा n है तो आपका ऑरेंज n+2 होगा। इस तरीके से जरा समझिएगा कि अगर हमने वॉलेट दिया, कोई फ्लोरेसेंस नहीं है, नो फ्रेट, तो हमें जो रूल फॉलो कर रहा है वो n+2 का कर रहा है। यानी आपको जो फ्लोरेसेंट यहाँ पे निकल रहा होगा वो ब्लू निकल रहा होगा। ठीक है, ब्लू। और अगर आपने जो है वॉलेट दिया और फ्लोरेसेंट हुआ, उस केस में यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से n+2 निकला था, अब इसके आगे निकलेगा तो n+2 के बाद एक और निकलेगा तो हो जाएगा n+4, क्योंकि इसके लिए तो n+2 आ रहा है, ये ब्लू आ रहा है इसके लिए, और ब्लू के बाद फिर n+2 करेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा n+4। तो अगर फ्रेट होगा तो n+4 रिलीज होगा और नो फ्रेट होगा तो n रिलीज होगा। अब ये n+2 मतलब अगर फ्रेट फिनोमेना नहीं है और आपने अगर वॉलेट कलर का लाइट दिया है तो फ्लोरेसेंट के तौर पे ब्लू निकलेगा, और अगर फ्रेट हो रहा होगा डोनर और एक्सेप्टर के बीच में, आपने वॉलेट कलर का लाइट एज ए इंसिडेंट वेवलेंथ दिया है, तो आपको अल्टीमेटली येलो कलर का फ्लोरेसेंस निकलेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये बता इसीलिए रहा हूं क्योंकि यही आपको इंटरेक्शन बता रहा है। अब मुझे कैसे पता कि एक्सेप्टर और डोनर का इंटरेक्शन हुआ है? यही फ्लोरेसेंस ही मुझे बताएगा, द कलर ऑफ फ्लोरेसेंस। अगर हमने क्या किया, हमने एक प्रोटीन के साथ एक जो है वायलेट कलर के फ्लोरेसेंस प्रोटीन को अटैक किया और दूसरे के साथ जो है वो आपने जो दूसरे को अटैक किया किसी और फ्लोरेसेंस प्रोटीन से। हमेशा याद रहे कि जब किसी प्रोटीन की बात की जाती है तो उसका इंसिडेंट वेवलेंथ हमेशा उससे 2 नंबर कम होगा। मतलब व्हाट आई एम टेलिंग दैट कि अगर आपके पास ऐसे बोला जा रहा है कि एक प्रोटीन है मेरे पास दैट इज अ जीएफपी, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, मतलब ये जो फ्लोरेसेंट कर रहा है वो ग्रीन कलर का है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? किसका फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का है, यानी ये लैम्डा एफ अल्टीमेटली ग्रीन कलर के रेंज में आ रहा है, यानी इसका इंसिडेंट क्या होगा? अब विबग्योर पे जाइए, 2 नंबर कम करिए, याद करिए, इससे 2 नंबर विबग्योर, यानी जी से 2 नंबर कम, यानी इंडिगो, इसका अप्रॉक्सिमेटली जो है इंडिगो कलर इसका इंसिडेंट होगा। समझ में आ रहा है बात कि इंडिगो वेवलेंथ को ज्यादातर यूज करके फिर ग्रीन कलर के फ्लोरेसेंस निकलेगा। सिमिलरली अगर मैंने बोला कि आपके पास आरएफपी है, रेड फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, यानी एक ऐसा प्रोटीन जो कि इसका जो फ्लोरेसेंट है वो रेड है, और अगर ये रेड है तो इसका इंसिडेंट वन कैसा होना चाहिए? येलो होना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अब जरा यहीं पे समझिए कि मेरे पास एक प्रोटीन है येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन वाईएफपी, वाईएफपी मतलब इसका फ्लोरेसेंट येलो है, तो यानी कि इसके लिए जो इंसिडेंट चाहिए वो नियर बाई ब्लू, ब्लू जैसा होना चाहिए। ब्लू का ही एक मिलता जुलता कलर है स्काई ब्लू जिसको हम बोलते हैं, उसी में कलर आता है साइनन। ठीक है, उससे रिलेटेड होता है सीएफपी, वो साइनन स्काई ब्लू जैसा कलर होता है। लड़कियों को ज्यादा पता होगा क्योंकि उनको भी पता होता है कि रेड में 18 शेड्स होते हैं। लड़के बेचारे तो रेड का मतलब एक ही रेड जानते हैं, लड़कियों को बहुत 18 तरीके के, क्रिम्सन रेड, एप्पल रेड, पता नहीं कौन सा रेड, रेड रेड, हार्ट रेड, ब्लडी रेड, सब रेड उनको पता होता है। ठीक है, व्हाटएवर, मेरे को बताऊं मत, नहीं तो मैं जो है टांकी सही कर दूंगा। सीएफपी साइनन जो है एक ब्लू का शेड होता है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये सीएफपी यानी कि इसका जो फर्दर कलर है साइनन, दैट इज आल्सो नोन एज लाइक ब्लू, तो इसमें कौन सा आपको चाहिए? अप्रॉक्सिमेटली वॉलेट। हाँ, वो सियान वही बोलते हैं भाई। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके का काम कर रहा है। अब जरा समझिए कि अगर हम सीएफपी और वाईएफपी को जोड़े तो मेरा काम बन सकता है, या वाईएफपी और आरएफपी को जोड़े तो काम बन सकता है। कैसे? जरा इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन द नेक्स्ट स्लाइड वन, देखने की कोशिश करिए। हम क्या करेंगे कि अगर मैं सीएफपी और आरएफपी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, सॉरी वाईएफपी और आरएफपी, और एन सीएफपी एंड वाईएफपी। अब देखिए आपके पास ये है सीएफपी साइनन फ्लोरेसेंस प्रोटीन एंड वाईएफपी येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन, इनके बीच में रेजोनेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसको वायलेट दूं, इससे निकला ब्लू और इसको भी चाहिए ब्लू, तो ये कहेगा कि भैया ब्लू हमको ही दे दीजिए, हम जो है ब्लू कर देंगे तो अल्टीमेटली निकल जाएगा येलो। समझ में आ रहा है क्या? तो हम सीएफपी और वाईएफपी को क्या फ्रेट के लिए यूज कर सकते हैं? रेजोनेंस मिल रहा है क्या फ्रेट के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। जोड़ी बन रही है कि नहीं फ्रेट के लिए? इसी तरीके से हमारे पास जो है वाईएफपी और आरएफपी को देखिए, वाईएफपी और आरएफपी, येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन एंड रेड फ्लोरेसेंस। वाईएफपी के लिए आपने दिया ब्लू, अब ब्लू देने के बाद इससे निकला येलो, अब ये येलो कहेगा कि आरएफपी मुझे दे दो, और यहां से निकाल देगा ये रेड कलर का फ्लोरेसेंस। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो ये भी हम जोड़ी बना सकते हैं, ये भी फ्रेट के लिए यूज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज हो सकते हैं। इसी तरीके से एक जोड़ी जो है वो CY3 और Y3 CY5 की बनती है।
आगे CY3 CY5 क्या है? CY3 और CY5 एक्चुअली में CY3 इज नथिंग, इट्स अ वाइट येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन एंड इट्स अ रेड फ्लोरेसेंस प्रोटीन, कुछ है नहीं, तो वही चीज बनेगा आपके पास। आप इसको जो है रेड दीजिए, ब्लू दीजिए, येलो का जो है फ्रेड कराइए और रेड कलर का फ्लोरेसेंस, दैट्स इट। क्लियर है क्या? ये है आपके फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स, फैम मॉलिक्यूल्स, जो कि फ्रेड में यूज होते हैं। तो इसी चीज का यूज करते हैं और फ्रेड कराते हैं। अब हमें किसी भी प्रोटीन के इंटरेक्शन में चेक करना है, जरा देखिए यहाँ पे वी हैव फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, वी वांट टू चेक दैट कि अब एक प्रोटीन है ए और बी, इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास जो है CFP और YFP है, ए और बी 100 एंगस्ट्रॉम से दूर है, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो CFP और YFP दूर रहेंगे। इसकी वजह से जो CFP है वही कलर जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है, क्या सिर्फ CFP वही कलर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, YFP नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपको फ्लोरेसेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो साइनन मिलेगा। अब जैसे ही ये दोनों का इंटरेक्शन होगा, अगर इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो CFP और YFP करीब आ जाएंगे, देयर इज अ फ्रेड फिनोमेना, एंड द फ्रेड फिनोमेना होगा तो ये साइनन जो है जो फ्लोरेसेंट इस 476 नैनोमीटर का निकल रहा था, वो 476 नैनोमीटर जो यूज करेगा YFP फॉर एक्साइटेशन, और वो करके येलो कलर का फ्लोरेसेंस जो कि 526 नैनोमीटर का इमिट करेगा। याद है CFP का जो अप्रॉक्सिमेटली फ्लोरेसेंस वेवलेंथ है 476 नैनोमीटर है, और येलो का जो है वो 526 नैनोमीटर है। ये वेवलेंथ कभी-कभी पूछे जाते हैं, तो CFP और YFP इन वेवलेंथ पे काम करते हैं, 476 526 पे। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? वही चीज यहाँ पे भी है। इफ यू वांट टू स्टडी द प्रोटीन इंटरेक्शन P1 एंड P2, ये जो कंडीशंस है ये CAMP जैसे कि होते हैं, साइक्लिक AMP का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, प्रोटीन काइनेज ए के साथ, याद है? अब साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको भी स्टडी कर सकते हैं आप। एक को जोड़ दीजिए CFP के साथ, एक को जोड़ दीजिए YFP के साथ, अब इंटरेक्शन होगा तो ठीक ठीक, नहीं होगा तो आपका क्या होगा, साइनन जो है वो साइनन कलर का फ्लोरेसेंस करेगा 476, अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे डोनर इमिट करेगा, एक्सेप्टर इमिशन नहीं करेगा। लेकिन अगर इनका डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम से कम है, दोनों प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा, तो CFP अपना 476 नैनोमीटर YFP को दे देगा, और YFP फिर फ्लोरेसेंस करेगा 526 नैनोमीटर से येलो कलर का, और यहाँ पे इमिशन एक्सेप्टर करने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है फ्रेड में तो बता दे, ना समझ में आया कि किस तरीके से फ्रेड का फिनोमेना हुआ है और किस तरीके से हम कांसेप्ट की बात कर रहे हैं। CFP और YFP यूज किए जाते हैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स में, मैंने CAMP का एग्जांपल बताया, यू कैन यूज दिस वन विद द CAMP लेवल, CMP एंड प्रोटीन काइनेज ए के लेवल के साथ बहुत सारे एग्जांपल्स है। आपने CREB CBP वाला कॉन्सेप्ट देखा, वहां भी यूज कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स यू कैन यूज इट फॉर योर CFP एंड YFP। ठीक है ना? आप YFP और RFP भी यूज कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेट्स सी द फ्लो चार्ट हियर। मैंने बोला कि अगर डिस्टेंस आपके 100 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई फ्रेट नहीं होगा, इमिशन डोनर से होगा, साइनन कलर का आपको मिलने वाला 476 नैनोमीटर। लेकिन अगर डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम से कम हो, इंटरेक्शन होगा प्रोटीन का, फ्रेट फिनोमेना होगा, इमिशन एक्सेप्टर से होगा, और येलो कलर का फ्लोरेसेंस मिलेगा 526 नैनोमीटर। ये आपकी कहानी जो अभी तक आपने सीखी। ठीक है ना? फ्लोरेसेंस जो है वो आपके न्यूक्लियोटाइड एनिलिंग के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। अब कैसे यूज किए जा सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड एनिलिंग में जैसे कि एक एंड को, जैसे एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन में भी यूज किया जाता है, क्योंकि आपने प्रोब और डीएनए में एक को CFP के साथ, एक को क्या कर दिया, YFP के साथ टैग कर दिया, या एक को जो है CY3 और दूसरे को CY5 के साथ कर दिया। तो समझिए, अगर एक के पास डोनर, एक के पास एक्सेप्टर है, ये दोनों स्ट्रैंड की आपस में एनिलिंग नहीं भी हो सकती, हो भी सकती डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो इनमें कोई एनिलिंग नहीं होगी, कोई एनिलिंग नहीं होगी तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच का डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम से दूर रहेगा तो कोई फ्रेट का फिनोमेना नहीं होगा, और डोनर जो है वो इमिट करेगा। लेकिन अगर इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये डीएनए आपस में पेयर करेंगे तो CFP और YFP यानी डोनर और एक्सेप्टर करीब आएंगे तो डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम से कम होगा तो फ्रेट का फिनोमेना होगा, और वहां पे एक्सेप्टर जो है वो फ्लोरेसेंस होगा। ठीक है? तो द सिंपल केस यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ देखिए, ये जो है आपने एक स्ट्रैंड को CY5 से लेबल किया, CY5 इज नथिंग, इट्स अ RFP रेड फ्लोरेसेंस प्रोटीन, एंड CY3 इज नथिंग, इट्स अ येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन। देखिए, इसको एक्साइट करने वाला 540 नैनोमीटर जो है एक्साइट कर रहा है अप्रॉक्सिमेटली, और उसी से जो है 590 मीटर जो है वो कर रहा है। अब इसके बाद जो है फिर ये एक्साइट कर रहा है इसको, और इमिट कर रहा है 680 नैनोमीटर के मिशन को लगभग रेड। तो इस तरीके से जो है आप YFP और RFP को भी यूज कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की पेयरिंग होगी तो फ्रेट का फिनोमेना होगा तो रेड कलर का फ्लोरेसेंस, और नहीं होगा तो येलो कलर का फ्लोरेसेंस। लाइक हियर ये फ्लो चार्ट देखिए, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है, कोई एनिलिंग नहीं होगी तो डिस्टेंस जो है वो आपका ग्रेटर देन 100 होगा, और ग्रेटर देन 100 होगा तो कोई फ्रेट का फिनोमेना नहीं होगा, और कोई फ्रेट का फिनोमेना नहीं होगा तो इमिशन फ्रॉम डोनर इमिट करेगा और CY3 कलर येलो कलर निकालेगा। एंड अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं तो एनिलिंग होगी, डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, फ्रेट का फिनोमेना होगा, और इमिशन जो होगा वो एक्सेप्टर से होगा, यानी रेड कलर CY5 से। ये कहानी है, समझ में आ रहा है क्या? तो आप इन स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोटीन काइनेज और CMP के लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। इवन फ्रेट का पाथवे आप RAS MEPK में यूज कर सकते हैं। मैंने जब ये टॉपिक वहां पे बताया था तो मैंने आपसे बोला था कि जो फ्रेट फिनोमेना है RAS MEPK पाथवे में, वहां पे क्या करते हैं कि आप RAS को और RAF का इंटरेक्शन चेक करते हैं। और कैसे करते हैं? आपने RAS को CFP से टैग कर दिया और RAF को YFP से। अब RAS से इंटरेक्ट करेगा तो फ्रेट फिनोमेना होगा, येलो कलर मिलेगा, और अगर कोई फ्रेट नहीं होगा तो साइनन मिलने वाला है। दैट्स द सिंपल पॉइंट। अब किसी भी दो प्रोटीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शंस को चेक कर सकते हैं। एक को आप CFP YFP या इसी मॉलिक्यूल्स में मैंने जो यूज करवाए हैं, ये दो कंडीशंस हैं। एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है, और एक एग्जांपल ये है। इसको आप यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, और इनको आप यूज कर सकते हैं प्रोटीन्स के लिए। यूज करिए और इंटरेक्शन चेक करिए, बहुत आसान है। समझ में आ गया क्या फ्रेट फिनोमिना? समझ में आ गया तो जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलो बढ़िया।
चीटिंग कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक टेक्निक जिसका नाम है SPR। सब सुन रहे हैं सब जग, चलो। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, किसी ऐसे आते रहते हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कांग्रेचुलेशन के, मतलब थैंक यू के। मैं कांग्रेचुलेशन का रिप्लाई कर रहा हूँ उनको, CSR क्वालिफाई किया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि आप उनको फॉलो करें, बट ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि मुझे तब मजा आता है जब कोई लर्नर जो है चुपचाप मार के वो फॉलो किया रहता है, जो मैं बोलता हूँ। वन स्टूडेंट इज देयर जिन्होंने अभी मुझे मैसेज किया था कि उन्होंने, मैंने बोला था कि आप अपना टारगेट सेट करें, जैसे AIR 1 करके मैंने कभी अपनी लाइफ में सेट किया हुआ था। सो सी सेट लाइक 130 प्लस, उन्होंने टारगेट करके अपना गोल बना लिया था, मुझे 130 नंबर लेके आना है। एंड सी सिक्योर्ड लाइक 142 इन द CSR एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट इतने नंबर मार्क्स में तो अंडर 10 रैंक आ जाता है। तो अभी वो नंबर मांग रही थी कि सर मुझे कांग्रेचुलेट करना, नंबर दे दीजिए इंस्टा पे। मैं ठीक है देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए हाँ सर दिख रहे हैं सर पॉन के। अरे पॉन के मत देखो, पढ़ाई करो बस, ठीक है ना। वैसे तो अपनी तारीफ करना मुझे बहुत पसंद नहीं है, ना करवाना बहुत पसंद है, ये आप लोगों को बखूबी पता है। बट मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा है, सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए। उसमें तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ आपको ही देख के सारी सजेशंस चीज़ें बोलता हूँ। बट आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको लगता है कि ये बंदा क्या ही बोले, ये क्या करेगा, और उसमें अपने हिसाब से कारगुनी लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो कारगुनी लगाएंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे, चुपचाप मार के फॉलो करते रहें, पढ़ते रहें, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। अब मेरे पास एक ऐसा केस आया था, देयर वाज वन लर्नर, सी सेट लाइक कि सर मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो है परसेंटाइल ही नहीं बढ़ रहा है, हर बार जो है 70-75 परसेंटाइल आ जा रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि आखिर कोई तो रीजन होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आखिर क्या है मिस्टेक, क्योंकि अगर बार बार आ रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो आपकी मैक्सिमम लिमिट अचीव हो चुकी है, आप छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए प्रिपरेशन को, या तो आइडेंटिफाई करिए। तो सी सेट में साथ में जो है बैंक की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सभी के सभी जो है गवर्नमेंट जॉब वो है, तो मेरा बैंक में सिर्फ 3 नंबर से रुक गया। अब आप सोचो कि जब आप एक ही साथ में 2 नाव पे पैर रखे हो, तो दोनों नाव कैसे, आप कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई डूबेगा। और दोनों ऐसे नहीं कि बहुत आसान फील्ड है, ऐसा नहीं कि हाँ चलो हल्के में ले लिया, बीएड का एग्जाम में निकल जाएगा। CSIR अपने आप में थर्ड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद बैंक जो है तो है ही। तो कहने का मतलब है कि हर कोई अपने आप में कुछ मिस्टेक कर रहा होता है, लेकिन उसको वो दिखाई ही नहीं देता। प्रिपरेशन के टाइम पे 2 प्रिपरेशन करना अच्छी बात होती है, नो डाउट, बैकअप लेके चलना अच्छी बात होती है। बट तब जब आप एक पहले अच्छे से कर लो, आप ना इधर के हो ना उधर के, आपके पास दोनों ही हाथ में नहीं आएंगे अल्टीमेटली। आप कम से कम एक पे कर लो, आपने मेहनत करके चाहे बैंक निकाल लिया चाहे CSIR निकाल लिया। अब उनका पर्सनल ओपिनियन है PhD करना, लेकिन फैमिली चाहती है कि बैंक में जॉब करो, और इस चक्कर में दोनों कर रहे हैं। इससे किसका नुकसान होगा? वो अपना भी करियर बर्बाद कर रहे हैं और फैमिली के होप को भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नहीं निकल रहे हैं। सो इट्स अ सिंपल वन कि जब भी आप कहीं से फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो मिस्टेक कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे और उसको आइडेंटिफाई करिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्ट्रेटजी सेशन लिया था तो मैंने यही बोला था, योर मिस्टेक्स इज एवरीथिंग, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। एंड अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तब तो कोई ब्लंडर ही कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको दिख ही नहीं रही होगी, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये मिस्टेक है, बट आप मिस्टेक कर रहे हैं। मैं भी वो मिस्टेक नहीं हूँ, नो डाउट, हो सकता हूँ। आपको अपने एजुकेटर चेंज करने की जरूरत भी हो सकती है, ठीक है ना, कि आप मेरे से पढ़ के सारा अपना मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, एक ऐसे अजीबोगरीब मैसेजेस भी आते हैं कि सर आपको आपकी क्लास में बहुत मजा आता है, मैं जब आपको देखती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ, ऐसे मैसेज आते हैं ना, कि कुछ लोग पढ़ने तो आते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। वो मेरे को मैसेज, सर आज आपका हेयर्स अच्छा लग रहा था, उसके बाद तो मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, ठीक है। इसलिए आजकल मैं बाल बाल ज्यादा करते हैं, मैं कहा, ठीक है पढ़ने में मन लगे वो ज्यादा जरूरी है ना। कभी कभी तो बिना मुंह धोए भी बैठ जाता हूँ मैं, भाई साहब किसी का नुकसान क्यों करवाना है। तो आई मीन टू से कि अब ऐसे लोगों को पता भी नहीं कि वो मिस्टेक कर रहा है और उसको लग रहा है CSR हो जाएगा। अब सोचो, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको लगेंगी नहीं कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन होंगी। आप शांति से बैठ के सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। अब एक इस बैच की कहानी नहीं है, इससे 2 बैच पहले की कहानी है। देयर वाज वन लर्नर जिसको मेरे ऊपर बहुत खुन्नस था, मतलब वो मेरे से, वो फीमेल थी और मेरे से परेशान थी, मतलब मुझे वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे मेरा एटीट्यूड उस पर्सन को पसंद नहीं आता था। वो मेरे को बार बार मैसेज करती कि आज आपने ऐसे बोला, आज आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आप लड़की के ऊपर क्यों कमेंट किया, आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एनालॉजी क्यों दी। वो पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उसका पूरा फोकस क्लास में जो इन्हीं चीजों पे होता था। एंड अब इस चीज पे क्या है कि आप क्लास में तो हो, लेकिन आपको फोकस ही नहीं क्लास में। आप बाद में अल्टीमेटली या तो मेरे को ब्लेम करोगे या तो सिस्टम को ब्लेम करोगे, मतलब प्लेटफॉर्म को ब्लेम करोगे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक जो हमें पता ही नहीं होती, हमारे नेचर में इनबिल्ट होती है, ठीक है। क्लास में है लेकिन मेंटली नहीं है उस तरीके से। लोग क्या क्या देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं भाई, ठीक है, बहुत कुछ देखते हैं। और आजकल के लर्नर्स क्या कर सकते हैं वो तो मुझे, मैं बता नहीं सकता मैं। तो ठीक है, सब तो बहुत उच्च विचार है लोगों के, और बहुत नफरतें पाल के बैठे रहते हैं। पहले हमारे टाइम पे नहीं होता था, हम लोग टीचर्स से छेड़खानी करते थे, शैतानी करते थे, लेकिन हम कभी भी उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती नहीं करते थे। पीछे कुछ भी बोल देते थे, अरे यार क्या पढ़ाता है, कुछ नहीं आता उस टीचर को। लेकिन कभी भी हमने टीचर, आज तक किसी टीचर, एक ही टीचर को मैंने बोला, वो भी तभी, और मैंने वो गाली के साथ भी बोला, क्योंकि उसने मेरे फैमिली या मेरे फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था टाइम पे, और वो मुझे पसंद नहीं आता। मैं गरीब हूँ, वो मेरी कंडीशन है, या कब तक वो मेरी चॉइस है, आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। तो वो एक कंडीशन था कि वो टीचर मेरी नजरों से उतर गया था। बाकी मैं कभी किसी टीचर के मुंह पे कभी कुछ, भले वो टीचर मुझे पसंद हो ना पसंद हो अलग बात है। आज भी हम यही करते हैं कि चाहे मेरे डिपार्टमेंट में कोई टीचर है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलूंगा तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनको विश करूंगा, निकल जाऊंगा। मुझे पता है कि वो जो है मेरे बारे में उल्टा बोले, मेरे मुंह पे उल्टा बोलते हैं, बट स्टिल मैं नहीं बोलता। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स इससे बहुत अलग हैं, वो आपके मुंह पे बोल के जाते हैं जो भी उनका मन होता है, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। बट दैट्स नाइस थिंग, आप ये सब मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और उन पे करें। मैं ये चीज़ें स्टोरीज बस इसलिए बता रहा था क्योंकि मिस्टेक्स कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो सिर्फ फॉलो करके अच्छे अच्छे स्कोर कैलकुलेट, मतलब अचीव कर लिए एग्जामिनेशन में। उसी का एग्जाम्पल बता रहा था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस वही ओबीसी, वही रिकॉर्डिंग, वही नोट्स पढ़े हैं।
और कभी भी देख लेना, जितने भी लोग मेरे से पढ़ के गए होंगे या जिन्होंने भी कहीं मेरा नाम किसी इंटरव्यू में कहीं पे भी मेंशन करके पब्लिकली बोला होगा, उसने हमेशा इस ओबीसी और रिकॉलिंग की मदद तारीफ करी होगी कि सर आपकी ओबीसी बहुत हेल्प करी, आपकी ओबीसी ने जो है ये किया। लेकिन लोग अप्लाई करते नहीं है, लोग रिकॉलिंग को यूज नहीं करते, आज भी नहीं। लेकिन ये चीजें जो है कभी भी देख लीजिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका मौका है, 4 महीना है, अभी भी चाहे तो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं इन स्किल्स में, क्योंकि ये सब स्किल्स है और आप मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे, नो डाउट, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? आप सभी के अंदर कैलिबर है, किसी के अंदर कम ज्यादा, लेकिन है सभी के पास। चलिए, व्हाट इज एसपीआर? सर गाइस, 4 स्लाइड इन 1 पेज इज इजी टू रीड, एनी आइडिया एनी? बिल्कुल रीड कर सकते हो। लैंडस्केप मोड पकड़ लेना, पेपर को ऐसे रखना, इसमें 4 स्लाइड ऐसे ऐसे प्रिंट करा लेना, आ जाएगा। और जब भी प्रिंट कराना तो उसमें मार्जिन जो है वो एकदम नैरो सेट कर देना, क्योंकि कई बार मार्जिन जब आप ज्यादा रखते हैं तो बाहर के गैप फालतू के बच जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है पेज के फालतू के गैप बचा के। तो मार्जिन नैरो कर दोगे तो एकदम फिट प्रॉपर आ जाएगा, या उसको बोलते हैं फिट टू पेज, एक सेटिंग आता है, वो भी ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, अगर प्रिंट करा रहे हैं तो जरूरत तो नहीं है, ठीक है। और इतने बड़े बड़े फॉन्ट होते हैं और इतना खिचपिच नहीं होता, बट मेरी हैंड राइटिंग पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। हाँ यार, बहुत आवाज आ रही है, मैं सोच रहा हूँ अपना लोकेशन चेंज कर लूँ, ठीक है। वो देखिए, आप लोगों का, आप ही लोगों में से किसी का दोस्त होगा, आप लोगों को बुला रहा होगा, नाराज हो गया हो कि क्यों मेरे भाई को सजेशन दे रहे हो, मेरे को क्यों सजेशन नहीं दे रहा, है ना? तो वो आप लोगों को भी ज्ञान दे रहा था, आप लोगों को लग रहा था हाँ यार कुछ अच्छी बात बताई जा रही है, वो भी गुस्सा गया होगा कि इनको तो दे दिया, ये मेरा भाई, इसको दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दे दिया, ठीक है। वही चीज़ है। देखो, कई लोग बता रहे भूख लग गई होगी उसे, वही लोग फैमिली वाले मेंबर हैं, उनको पता है कब भूख लगती है, कैसी आवाज में भूख के लिए मांगा जाता है। ये लोग आवाज में पहचान रहे हैं। चलो ठीक है, सब पता है मेरे को भाई। वापस आ जाओ, एक टॉपिक फटाफट पढ़ लेते हैं। सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस इज वेरी यूनिक वन। सरफेस सेंसिटिव ऑप्टिकल डिटेक्शन इसमें यूज किया जाता है। इसमें जो मेथड यूज किया जाता है वो ऑप्टिकल डिटेक्शन मेथड यूज किया जाता है टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स। ये प्रोटीन 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 लिगेंड, प्रोटीन डीएनए, प्रोटीन मेम्ब्रेन, इन सभी इंटरेक्शंस के लिए जाना जाता है। दिस फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ विद अ थिन मेटल फिल्म्स। एक थिन मेटल फिल्म होता है, वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उसी रिफ्लेक्शन की स्टडी को ही हम जो है एसपीआर में यूज करते हैं। लाइट एनर्जी इंटरेक्ट विद डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन। लाइट एनर्जी जो होती है वो इंटरेक्ट करती है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से एंड इन द मेटल सरफेस व्हिच रिड्यूस रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी। जिससे क्या होता है कि रिड्यूस कर देता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी को, और वो लाइट इंटेंसिटी जो है हमें बताता है कैसा एसोसिएशन है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ दोज इंटरेक्शंस हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जरा समझिए क्या हो रखा है। कुछ इस तरीके की कहानी है कि यहाँ पे एक थिन मेटल प्लेट होता है और यहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल है। अब कोई भी रेज जो इस तरीके से जाता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि बाहर निकल जाए, बट यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करेगा, जिस एंगल से यहाँ पे मुड़ेगा वर्टिकल से, उसी एंगल से बाहर जाएगा। मतलब थीटा, थीटा आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ ऑप्टिक्स में, इधर जितना थीटा से वो इस एंगल पे इंटरेक्ट करेगा उतना ही थीटा से इधर से निकल जाएगा, ये होता है। तो थीटा इज अ रिफ्लेक्शन एंगल, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन एंगल डिसाइड होता है यहाँ पे जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, उनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल में उनसे डिसाइड होता है। अभी प्रोटीन प्रोटीन का कोई इंटरेक्शन नहीं है एंड देयर इज नो इंटरेक्शन, नो चेंज इन द रिफ्लेक्शन एंगल एज वेल एज इंटेंसिटी। बट अगर यहाँ पे जो है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, दो प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट किए, ये अब जब जैसे ही प्रोटीन और प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग करते हैं, कुछ एनर्जी जो है वो यूज करते हैं। एंड ड्यू, क्योंकि बॉन्डिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी बॉन्ड हो उसमें, चाहे वो पार्शियल बॉन्डिंग क्यों ना हो, डाइपोल ही क्यों ना हो, लेकिन इन्वॉल्व तो इलेक्ट्रॉन का होता है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा, और अगर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन हो रहा है, सो ड्यू टू द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इम्बैलेंस इन्वॉल्वमेंट, या दूसरे शब्दों में बोलो तो इम्बैलेंस होंगे, एक थोड़ी बहुत इम्बैलेंस होगा, तभी तो जाके बॉन्डिंग होगी। और ड्यू टू दिस इम्बैलेंस यहाँ पे जो लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन था, इसमें डीलोकलाइजेशन होगा। ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, ये एक मेटल प्लेट है, उस मेटल प्लेट में ऐसा कंडीशन होगा। अब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड अब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिफ्लेक्शन अभी लाइट का हो रहा था वो चेंज हो जाएगा। तो लाइट जो है यहाँ से इस तरीके से जाएगा, एंड सेम जो है आपके पास एक इस तरीके का एंगल था, सेम एंगल की बजाय वहां से थोड़ा सा वो डेविएट हो सकता है, लाइक दिस वन। और यहाँ पे जो एंगल था थीटा और थीटा वो चेंज हो गया, इट्स नॉट थीटा, इट्स थीटा प्राइम। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो लाइट है